इसको बोला जाता है जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, कि एंजाइटी जनरलाइज्ड है और एंजाइटी हमेशा ही है, हमेशा ही घबराहट हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी के साथ साथ पेशेंट्स को हर छोटी बात की चिंता होती है, एक्सट्रीम वरीज, हर छोटी बात का चिंता रहती है। सुबह उठते ही चिंता शुरू हो जाती है कि आज जो दूध वाले हैं वो टाइम पे दूध देके जाएंगे कि नहीं देके जाएंगे, ठीक टाइम पे मेट्रो पकड़ तो पाओगे, कहीं लेट तो नहीं जाएंगे ऑफिस जाने में, ऑफिस गए तो बॉस डांटना तो नहीं शुरू कर देंगे, ऑफिस में लंच टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम में बच्चे स्कूल टाइम पे जा पाए, स्कूल से बच्चे टाइम पे घर पाए आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे बाहर खेलने गए तो कहीं चोट नहीं लग जाएगी, पेरेंट्स को कुछ बीमारी तो नहीं हो जाएगी। दिन भर कुछ ना कुछ घबराहट वाली चीज, कुछ टेंशन वाली चीज, कुछ वरी वाला थॉट चलता रहता है। और क्योंकि दिन भर एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, दिन भर वरीसम थॉट्स आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे आपको। तो फिजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं, वही सारी चीजें दिखती हैं आपको, रेस्टलेसनेस है, फटीग्ड है, पेशेंट्स बताते हैं मसल टेंशन रहती है, कई बार आके बोलते हैं कि सिर में दर्द होता रहता है, ऐसा लगता है किसी ने पकड़ के बांध दिया, मसल टेंशन वाला जो हेडेक होता है। बाकी पुअर कंसंट्रेशन, इंसोम्निया, रात में बेड पे लेटते हैं तो वही सब चलता रहता है मन में, कल क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और इरिटेबिलिटी हो जाती है। तो ये है आपके जीएडी के सिम्टम, हमेशा घबराहट है। आपका जो की फ्रेज जो एग्जाम में दिया जाएगा वो ये और ये भी दिया जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या करोगे, फार्माकोथेरेपी में शॉर्ट टर्म में क्या दोगे, वही बेंजोडाइज़ेपिन्स, लॉन्ग टर्म में क्या दोगे, वही एसएसआरआईज, और थेरेपी कौन सी करोगे, वही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। ठीक है जी। आपके आईएनआईसीटी में क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा है जो कि घर में तो ठीक से बोलता है बट स्कूल जाके बोलना बंद कर देता है, ये कौन सा टाइप का डिसऑर्डर है। उसका जवाब था एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। तो बच्चों में मिलने वाले जो स्पेसिफिकली बच्चों में या फिर मोर कॉमनली बच्चों में मिलते हैं दो डिसऑर्डर्स होते हैं, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर और सेलेक्टिव म्यूटिज्म। अब देखो नाम में ही है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इन बच्चों को सेपरेशन के टाइम पे एंग्जाइटी होती है। तो जब आप इनको इनके केयर गिवर से, जो प्राइमरी केयर गिवर से इनको जब आप सेपरेट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने इनको स्कूल भेज दिया तो इनको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, ये स्कूल जाने से अपने आप को जितना हो सकता है अवॉइड करेंगे, और इनको डर लगता रहता है कि अगर ये अपने केयर गिवर से दूर हुए तो इनको लगता है कि या तो केयर गिवर को कुछ खराब चीज हो जाएगी, कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाएगा केयर गिवर के साथ, कि पेरेंट्स को एक्सीडेंट हो जाएगा, पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा, या फिर इनको लगता है कि हमें खुद हो जाएगा कि मुझे कोई उठा के ले जाएगा, किडनैप कर लेगा। तो ये पेरेंट्स से जो और जो भी केयर गिवर है उनसे दूर नहीं होना चाहते हैं। और अगर आप जबरदस्ती भेज दोगे स्कूल में तो स्कूल में जाके इनको सिम्टम आने लगेंगे, जैसे एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, स्कूल जाके बोलेंगे पेट में दर्द हो रहा है, या फिर हेडेक हो रहा है। तो ये सिम्टम आते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि एजुकेशन स्टार्ट नहीं हो पाती, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। सेलेक्टिव म्यूटिज्म में क्या होता है, अगेन नाम में है सेलेक्टिव म्यूटिज्म, ये बच्चे घर में तो खूब बोलते हैं, घर में एकदम शेर रहते हैं, लेकिन बाहर जाके दूसरी सेटिंग में जाके ये एकदम चुप हो जाते हैं, स्कूल जाके बोलेंगे ही नहीं, एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर वापस घर पे लेके आओ तो फिर वापस बोलना शुरू कर देंगे। तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म है, ये भी एक टाइप का एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही होता है, ट्रीटमेंट प्राइमरली थेरेपी ही होती है। सो ये है आपके एंग्जाइटी एंड फियर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है ओसीडी, सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, एक यूनिट का नाम है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है आपका ओसीडी। अब देखिए ओसीडी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं, फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर्स का। ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेशंस होती हैं और कंपल्शंस होती हैं। पहले हम समझते हैं कि ऑब्सेशंस होती क्या है। ऑब्सेशंस आर रिपीटेड इंट्रूसिव थॉट्स, इमेजेस और इंपल्सेस व्हिच कॉज एंजाइटी। एक इंसान के मन में बार बार और इंट्रूसिव एक ख्याल आता है, या फिर इमेज भी आ सकती है, फिर इंपल्स भी आ सकती है। मान लीजिए मेरे मन में थॉट आता है बार बार कि मेरे हाथ गंदे हैं, एक कॉमन ओसीडी का प्रेजेंटेशन है कि मेरे हाथ गंदे हैं। ये थॉट मेरे दिमाग में बार बार आएगा, और चाहे मैं पढ़ा रहा हूं तो भी थॉट आ जाएगा, चाहे मैं खाना खा रहा हूं तो भी थॉट आ जाएगा, चाहे मैं बाहर घूमने गया हूं तो भी थॉट आ जाएगा। एक ही थॉट मेरे दिमाग में बार बार आएगा। ये थॉट मुझे एंशियस करेगा। जब ये थॉट आता है तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, थोड़ी मुझे घबराहट होने लगती है। मुझे पता है कि ये मेरा ही थॉट है, मैं इस थॉट को अपना ही थॉट आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मन में बार बार ख्याल आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये मेरा ख्याल नहीं है, मेरे नेबर के पास कोई टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो मेरे मन में थॉट बार बार डालता है। तो उस केस में वो ऑब्सेशन नहीं हुआ, वो थॉट इंसर्शन हो गया। तीसरा पॉइंट, मुझे पता है ये जो थॉट आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं ये एक्सेसिव है, ये कुछ ज्यादा ही आ रहा है मेरे मन में, मुझे पता है ये स्टूपिड थॉट है, मुझे पता है ये सेंसलेस थॉट है, मैं इस बात को समझता हूँ। और यहीं से डिफरेंस मिलता है हमें ऑब्सेशंस में और डिल्यूजन्स में। जिस पेशेंट को डिल्यूजन होती, मान लीजिए मुझे कि डिल्यूजन होती कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो फिर तो मैं उस पर पूरा बिलीव करता। आप चाहे मुझे कितने भी एग्जाम्पल दे दीजिए, आप मेरे हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के दिखा दीजिए कि आपके हाथ साफ है, मैं मानता ना उसको। लेकिन ऑब्सेशन वाले पेशेंट को पता होता है ये थॉट जो है ये सेंसलेस है, ये एक्सेसिव थॉट है, और क्योंकि मुझे पता है ये सेंसलेस थॉट है इसलिए मैं इस थॉट को रोकने की भी कोशिश करता हूँ या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये थॉट बार बार मेरे मन में आता है, मुझे एंग्जाइटी होती है, और ना चाहते हुए भी मैं क्या करता हूँ, मैं जाके अपने हाथ धोता हूँ। और ये हाथ धोना क्या है, ये है कंपल्शन। कंपल्शंस आर रिपीटेटिव बिहेवियर्स या फिर मेंटल एक्ट्स जो कि हम ऑब्सेशंस के
रिस्पॉन्स में परफॉर्म करते हैं, और जब मैं जाके हाथ धोता हूँ तो मुझे कुछ समय के लिए एंग्जाइटी मेरी कम हो जाती है और फिर पूरी कहानी अपने आप को दोहराती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे हाथ गंदे हैं, तब भी मुझे पता था कि ये सही नहीं है, और जब मैंने जाके हाथ धोए तब भी मुझे पता था कि मेरे को जबरदस्ती हाथ धोने पड़ रहे हैं, जरूरत नहीं है। तो ना तो मैं अपनी ऑब्सेशन से एग्री करता हूँ और ना ही मैं अपनी कंपल्जन से एग्री करता हूँ। दूसरे शब्दों में बोलें तो बोथ ऑब्सेशंस एंड कंपल्जन्स आर ईगो डिस्टोनिक। ईगो डिस्टोनिक मतलब नॉट अग्रीएबल टू सेल्फ, नॉट एक्सेप्टेबल टू सेल्फ। मैं उन बातों से एग्री नहीं करता, फिर भी परेशान होकर मुझे वो चीजें करनी पड़ रही। अब ओसीडी के बारे में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन से काफी मिलती जुलती हैं। पहली बात जो ड्यूरेशन क्राइटेरिया है, डिप्रेशन का ड्यूरेशन क्राइटेरिया भी है कि सिम्टम्स 2 हफ्ते तक रहने चाहिए। ओसीडी का भी ड्यूरेशन क्राइटेरिया है कि सिम्टम्स 2 हफ्ते तक रहने चाहिए। ओसीडी का प्रिवेलेंस 2 से 3% होता है, ये किसी वजह से आईएनआईसीटी वाला ने पूछ लिया था तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ओसीडी के पेशेंट्स में सबसे कॉमन कोमॉर्बिडिटी जो होती है वो होती है डिप्रेशन। ओसीडी के होने में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किस न्यूरोट्रांसमीटर की है? वही जिसकी डिप्रेशन में है, और उसका क्या नाम है? सेरोटोनिन। आपके ब्रेन में एक ट्रैक्ट होता है, सीएसटीसी ट्रैक्ट, कॉर्टिको स्ट्राइटो थैलेमिको कॉर्टिकल ट्रैक्ट। ऐसे मान लीजिए एक लूप है ना, जो कि शुरू होता है कॉर्टेक्स से, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स से शुरू होता है, वहां से जाता है स्ट्राइटम में, कॉर्टेक्स, स्ट्राइटम, थैलेमस और कॉर्टेक्स, एक लूप है। ऐसा माना जाता है या फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो इसी लूप में फंस जाते हैं, और इसलिए बार बार ओसीडी में एक ही थॉट आता रहता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस ट्रैक्ट का नाम याद रखेंगे, कॉर्टिको स्ट्राइटो थैलेमिको कॉर्टिकल ट्रैक्ट। ओसीडी के पेशेंट्स की डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन वही है जिसका एग्जांपल मैंने लिया। पेशेंट को लगता है कि उनके हाथ गंदे हैं या उनका शरीर गंदा है, और वो बार बार जाके उसको वॉश करते हैं। ऑब्सेशंस ऑफ कंटामिनेशन फॉलोड बाय कंपल्जन्स ऑफ वॉशिंग। ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन फॉलोड बाय कंपल्जन ऑफ वॉशिंग और अवॉइडेंस। ऐसी किसी भी चीज को जो कि लगता है गंदी है, पेशेंट बहुत अवॉइड करते हैं। जैसे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं, ओपीडी में आते हैं, तो बैठ जाएंगे बट हाथ को टेबल पर नहीं रखेंगे, कि पता नहीं कौन किस हाथ रखे होंगे, वो टेबल पर नहीं रखते हाथ अपने। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। दूसरा प्रेजेंटेशन, सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है पैथोलॉजिकल डाउट फॉलोड बाय कंपल्जन ऑफ चेकिंग। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप घर में ताला लगाते हैं, ताला लगा के आप नीचे सीढ़ियों से आते हैं, आप गाड़ी में जाके बैठते हैं, गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं, और फिर आपके मन में डाउट आता है कि मैंने ताला ठीक से लगाया कि नहीं लगाया। अब आपको साफ साफ याद आ रहा है कि आपने ताला लगाया है, आपको अच्छे से याद आ रहा है, लेकिन आपका मन नहीं मानता। फिर आप वापस ऊपर जाते हैं, आप जाके ताले को चेक करते हैं, सिर्फ चेक ही नहीं करते, आप ताले को खींच के चेक करते हैं, और फिर आप वापस सीढ़ियों से नीचे आके गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और फिर डाउट आता है कि खींचते हुए कहीं ताला टूट तो नहीं गया, और फिर आप वापस चढ़ के जाते हैं और फिर चेकिंग करते हैं। अब आपको पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है। यह है पैथोलॉजिकल डाउट फॉलोड बाय कंपल्जन ऑफ चेकिंग। तीसरे ओसीडी में प्राइमरली इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि कुछ सेक्सुअल थॉट हो गया। मान लीजिए किसी परिवार वाले मेंबर के लिए कुछ सेक्सुअल थॉट आ गया, कुछ भगवान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, क्राइस्ट के खिलाफ कुछ ऐसा थॉट आ गया, कुछ एग्रेसिव थॉट आ गया। कई बार गॉड के लिए सेक्सुअल कंटेंट वाले थॉट आ जाते हैं, तो मन में कुछ खराब थॉट आकर पेशेंट बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार मैं कितना खराब इंसान हूँ कि ऐसा थॉट मेरे मन में आ रहा है, और वो जितना रोकने की कोशिश करते हैं वो थॉट उतना और आता है। ऑब्सेशन है और उनको बहुत गिल्ट फील होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ मेंटल कंपल्जन शुरू करते हैं मन ही मन। जैसे मान लीजिए भगवान के लिए कुछ खराब थॉट आ गया, उसके बाद कंपल्जन क्या है, मन ही मन पूजा प्रेयर करनी शुरू कर दी। तो ऑब्सेशन भी मन में आ रही है, कंपल्जन भी मन में हो रही है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर ही बहुत परेशान है। खराब थॉट प्रेयर, खराब थॉट प्रेयर, खराब थॉट इज ऑब्सेशन, प्रेयर इज कंपल्जन। कुछ लोगों में होता है नीड फॉर सिमेट्री और प्रिसीजन विद कंपल्जन ऑफ स्लोनेस। इनमें क्या होता है, इनको हर चीज एकदम सिमेट्रिकल चाहिए। मान लीजिए ऐसे 3 पेन पड़े हैं, तो टेबल पर तीनों पेन एक्जैक्टली 180 डिग्री पे होने चाहिए। अगर किसी ने उसको 175 डिग्री कर दिया तो थोड़ा उनको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। जब तक उसको वापस 180 पे नहीं रखेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। तो बहुत स्लो जाता है, हर चीज को अरेंज करने में, हर चीज को एकदम ठीक से करने में बहुत टाइम लगने लगता है, तो कंपल्जन ऑफ स्लोनेस हो जाती है। और एक लास्ट जिसको बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। जस्ट बिकॉज दे हैड अ थॉट अबाउट एन इवेंट, दे स्टार्ट फीलिंग दैट इट विल अकर इन रियलिटी। सिर्फ क्योंकि मन में कुछ बात आ गई तो लगता है कि सही में हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आती थी, यंग लड़की थी, 20-22 साल की थी, नई नई जॉब शुरू की थी उसने। तो उसकी दिक्कत क्या थी, उसके मन में थॉट आता था कि अगर उसने जाके ये मंदिर में पुजारी जी को पैसे नहीं दिए तो घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। तो बेचारी जो भी कमाती थी जाके मंदिर में पुजारी जी को दे जाती थी। उसको लगता था कि अगर नहीं किया उसने ऐसा तो कुछ हो जाएगा। तो जो भी नई जॉब शुरू की थी, जो भी पैसे कमाने शुरू किए थे, सब वो जाके ऐसे दे आती थी। उसको था मैजिकल थिंकिंग। कई लोगों को होता है कि अगर मैंने सीधे पैर से घर में एंटर नहीं किया तो घर में आग लग जाएगी, तो फिर अगर सीधे पैर से कर दिया तो फिर बाहर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर लेफ्ट से पहले एंटर करेंगे, तो सॉरी राइट पैर से पहले एंटर करेंगे। तो ये होता है आपका मैजिकल थिंकिंग। देखिए मोस्ट कॉमन पैटर्न तो ये है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन एंड विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपल्जन, तो ऑब्सेशन ऑफ एमिनेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन, लेकिन मोस्ट कॉमन कंपल्जन
कंपल्जन ऑफ वॉशिंग नहीं है। देखिए जरूरी नहीं कि हर बार हर ऑब्सेशन कंपल्जन के बाद वो ही हो, उल्टा बोल जाए, जरूरी नहीं कि हर ऑब्सेशन के बाद कंपल्जन हो ही हो। मोस्ट कॉमन कंपल्जन इज कंपल्जन ऑफ चेकिंग। वैसे एक्चुअल में तो सबसे कॉमन क्या दिखाया जाता है, मल्टीपल ऑब्सेशंस। अगर पूछा जाए कि सबसे कॉमन क्या है, तो सबसे कॉमन है कि सबसे ज्यादा लोगों में मल्टीपल ऑब्सेशंस रहती हैं। बट अगर कोई एक पूछा जाए कौन सी है, तो वो ऑब्सेशन ऑफ कंटैमिनेशन में आती है। ट्रीटमेंट क्या है, ये अब इस स्क्रीन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पे एमसीक्यू आ चुके हैं। पहला बात, कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी बेटर माना जाता है। फार्माकोथेरेपी में क्या यूज करेंगे, सेरोटोनिन के लेवल्स कम होने की वजह से ओसीडी हो रहा है, तो आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगा एसएसआरआईज। और क्लोमिप्रामीन भी, जो कि एक टीसीए है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, ये भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आता है। आप पेशेंट को एसएसआरआई शुरू करते हैं, क्लोमिप्रामीन शुरू करते हैं, पेशेंट अगर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए तो आप एंटीसाइकोटिक्स ऐड कर देते हैं एज एन ऑगमेंटिंग एजेंट, एग्जाम में भी आया था। और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में आपका लिथियम, वेल्प्रोइड, कार्बामाजेपिन, ये सब आते हैं। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से क्या है, साइकोथेरेपी, विच इज द साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो कि एक टाइप की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। कुछ लोग उसको बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं, ईआरपी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, ईआरपी में जैसे मुझे वो ये ओसीडी था कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो पहले स्टेप में आप मुझे मान लीजिए बोलेंगे कि फ्लोर को टच करो। जैसे ही मैं फ्लोर को टच करूंगा, मेरे मन में वो थॉट और बढ़ जाएगा कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं। ये हो गया आपका एक्सपोजर वाला पार्ट। अब ये एक्सपोजर करवा के सेकंड आप मुझे बोलेंगे कि हाथ धोने नहीं है, तो आपने एक्सपोजर करवाया, थॉट्स ऑब्सेशंस बढ़वाए, बट कंपल्जन करने से रोका। आपने मुझे सिखाया कि एंग्जाइटी बिल्डअप होगी, बट कुछ टाइम के बाद वो कम होकर खत्म होनी शुरू हो जाएगी और हमें उसको झेलने की आदत डालनी पड़ेगी। ये क्रक्स जो है संक्षेप में क्या जाती है, ऑफ कोर्स वो ओवर अ पीरियड ऑफ सेशंस की जाती है, बट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर नाम था इस यूनिट का। ओसीडी के अलावा दूसरा जो डिसऑर्डर इसमें आता है वो है होल्डिंग डिसऑर्डर। होल्डिंग करना, जमाखोरी, होल्डिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट्स ऐसी चीजों को भी नहीं फेंक पाते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक मान लीजिए 25 ईयर ओल्ड फीमेल आपके पास आके बोलती हैं कि सर सेकंड क्लास में जो शर्ट पहनते थे, थर्ड क्लास में जो बेल्ट पहनते थे, फोर्थ क्लास में जो टाई लगाते थे, फिफ्थ क्लास की जो नोटबुक थी, सेकंड क्लास का जो रबर था, सब इकट्ठा करके रखा हुआ है, कुछ भी फेंक नहीं पा रहे हैं। जब भी उठा के फेंकने की कोशिश करते हैं तो मन में ख्याल आता है कि बाद में जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, और वो ख्याल आता है तो सामान रख लेते हैं। तो पूरा घर में एकदम क्लटर पड़ा हुआ है, पूरा कूड़ा कबाड़ा से भर गया है घर, बट बाहर फेंक नहीं पा रहे हैं। यह है होल्डिंग डिसऑर्डर। पहले होल्डिंग डिसऑर्डर को ओसीडी का ही एक टाइप माना जाता था, बट अभी जो अपनी DSM-5 और ICD-11 आई है, इसमें इसको एक सेपरेट डायग्नोसिस बना दिया गया है। ट्रीटमेंट वही आप एसएसआरआईज और सीबीटी करते हैं। INI-CT में क्वेश्चन आया था कि होल्डिंग डिसऑर्डर में ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, उतना अच्छा काम नहीं करती है। तीसरा डिसऑर्डर इस यूनिट में है आपका बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। नाम नहीं है बॉडी डिस्मॉर्फिक, बॉडी को लेके कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इन पेशेंट्स को एक प्री ऑक्यूपेशन हो जाता है। उनको लगने लगता है कि उनकी अपीयरेंस का कोई ना कोई पार्ट तो डिफेक्टिव है, राइट। दे गेट प्री ऑक्यूपाइड विद सम काइंड ऑफ डिफेक्ट इन देयर अपीयरेंस। ये डिफेक्ट इमेजिन भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, कुछ है ही नहीं बस इनको लग रहा है, या फिर कुछ छोटा मोटा है जो कि सबके अंदर होता है, बट उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो दिन भर का दिमाग एक ही चीज़ पे चलता रहता है कि अपीयरेंस में कुछ तो कमी है, और कभी वो पहुंच जाते हैं प्लास्टिक सर्जन के पास कि इसको ठीक कर दो। कई बार वो अपना चेहरा छुपाने लगते हैं, आमतौर पर या तो नोज के लिए होता है, या फिर स्किन के लिए होता है, फिर हेयर के लिए होता है। और रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, बार बार अपने आप को देखेंगे, जैसे एक शीशा लेके अपने आप को देखेंगे, एक नहीं मल्टीपल शीशे लगा के डिफरेंट एंगल से देखेंगे अपने आप को। अपने घर वालों से बार बार पूछेंगे कि ठीक तो दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। कई बार जैसे मैंने बोला, इतना प्रीऑक्यूपेशन बढ़ जाता है कि घर से बाहर निकलने के लिए टाइम पे अपना चेहरे पे कुछ लगा देते हैं कि लोग देख के हंसेंगे तो नहीं मुझ पे। सो ये है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं उनका बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर डिसऑर्डर। जैसा कि नाम नहीं है कि बॉडी के ऊपर फोकस करके कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, और ये जो बिहेवियर्स होते हैं या तो स्किन के लिए होते हैं या फिर हेयर के लिए होते हैं, बार बार करते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, दो टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। पहला है ट्राइकोटिलोमिनिया। ट्राइकोटिलोमिनिया में क्या होता है, पेशेंट को बार बार ऐसा अर्ज आता है कि बाल को तोड़ लिया जाए, अर्ज ऑफ पुलिंग द हेयर, बार बार अर्ज आती है, थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं बट रोक नहीं पाते, तो फाइनली बाल तोड़ लेते हैं। तो रिपीटेटिव पुलिंग ऑफ हेयर, और कुछ लोग उसको तोड़ के इंजेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप इंजेक्शन भी कर रहे हैं, स्वेलोइंग ऑफ हेयर, तो उसको बोलते हैं ट्राइकोफेजी। अगर आप कई सालों तक ऐसे हेयर को इंजेस्ट करते 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 क्या होगा, हेयर एक्यूमुलेट होने लगेगा स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, अ बॉल ऑफ हेयर में गेट फॉर्म, और वो बॉल ऑफ हेयर को क्या बोलते हैं हम, ट्राइकोबिजोआर, बॉल ऑफ हेयर। और ये जो बॉल ऑफ हेयर है, ये कई बार आपके इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो आप पहुंच जाते हैं सर्जरी इमरजेंसी में विद एक्यूट एब्डोमेन, और जब सर्जन उसको ओपन करते हैं तो उसमें निकलती है बॉल ऑफ हेयर, ठीक है। दूसरा होता है एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। इसमें लोग क्या करते हैं, अपने स्किन को पिक करते रहते हैं, आमतौर पर जो नेल्स के नीचे की स्किन है उसको पिक करते रहते हैं और पूरा इंजरी हो जाती है।
फेबर्स को छुपाने के लिए उसे बैंडेज बांध देते हैं। सो एक्सपोनेशन डिसऑर्डर, रिपीटेटिव पिकिंग ऑफ स्किन। तो ये है आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब हम बात करते हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। नाम में ही क्लियर है कि ट्रॉमा के बाद होने वाले डिसऑर्डर्स हैं ये। तो पहला होता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब देखिए पीटीएसडी आमतौर पे ऐसे ट्रॉमा के बाद होता है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट ट्रॉमा है, ऐसा ट्रॉमा जो कि इतना सीवियर है कि उसमें जान का खतरा है, देयर इज अ सीरियस थ्रेट ऑफ इंजरी टू सेल्फ और अदर्स। बहुत मेजर ट्रॉमा होता है, जैसे कि कुछ नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक आया और अब अर्थक्वेक आ रहा है और अब आपका ऑफकोर्स जान का खतरा है, या फिर लिम्ब का लॉस का खतरा है, या फिर फ्लड्स में फंस गए आप, या फिर से राइट्स, या फिर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, सेक्सुअल वायलेंस, रेप। सो ऑल दीज थिंग्स विच आर वेरी थ्रेटनिंग इन नेचर, इन चीजों के बाद पीटीएसडी होता है। और पीटीएसडी के सिम्टम्स क्या आते हैं? अब जैसे मान लीजिए मैं हैदराबाद गया क्लास करने के लिए। हैदराबाद में मैं ड्राइव करके वेन्यू पे जा रहा था और सडनली एक ट्रक ने आके मुझे हिट किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे चोट वोट नहीं आया, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मुझे पीटीएसडी हो गया। अब क्या क्या होगा? पहली चीज होगी इंट्रूजन सिम्टम्स। अब ये इस एक्सीडेंट को हुए 6 महीने हो गए हैं, अब मैं दिल्ली में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेते लेते सडनली मेरी आंखों के सामने वही सीन फिर से आएगा, मुझे फिर से एक ट्रक आता हुआ दिखाई देगा और मुझे लगेगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वो ट्रक मुझे मेरी गाड़ी को हिट करने ही वाला है। या फिर मैं सडनली ऐसा फील करूंगा कि सही में वो सब चीजें फिर से हो रही हैं, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अभी सही में गाड़ी चला रहा हूँ और ट्रक आके मुझे हिट करने वाला है। तो वो जो इवेंट था वो मेरी आंखों के सामने फ्लैशबैक करेगा, तो देयर कैन बी अ फ्लैशबैक। मुझे उसी चीज की यादें, मेमोरीज बार बार आएंगी और मुझे सपने भी उसी के आएंगे बार बार। ये होते हैं इंट्रूसिव सिम्टम, वही चीज बार बार आ रही है। दूसरी बात, मैं ऐसी हर उस चीज को अवॉइड करूंगा जो कि मुझे उस ट्रॉमा की याद दिलाती है। मैं हैदराबाद जाना छोड़ दूंगा क्योंकि हैदराबाद उतरते ही मुझे ट्रॉमा की याद आती है। मैं शायद टीचिंग करना ही छोड़ दूं कि क्लास करते ही मुझे याद आता है उस एक्सीडेंट की। हो सकता है कि मैं ड्राइविंग करना ही छोड़ दूं कि गाड़ी में बैठते ही मुझे ट्रॉमा की याद आती है। हो सकता है कि मैं बिरयानी खाना भी बंद कर दूं क्योंकि बिरयानी को भी देख के मुझे हैदराबाद की याद आती है। सो हर वो चीज जो मुझे उस ट्रॉमा की याद दिलाती है मैं उसको अवॉइड करता हूँ। और लास्ट में अराउजल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हाइपर विजिलेंस और एक्सैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स। ठीक है, हाइपर विजिलेंस और एक्सैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स। हाइपर विजिलेंस क्या? एक्सेसिव विजिलेंस। मान लीजिए मैं ऐसे, मुझे हाइपर विजिलेंस है तो मैं ऐसे आराम से नहीं खड़ा हूंगा, मैं अपने एनवायरमेंट को स्कैन करता रहूंगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ होने तो नहीं वाला। और एक्सैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स क्या है? जैसे मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हैं और टीचर सडनली आपका नाम ले दे, अब थोड़ा सा आप सरप्राइज हो जाएंगे। बट अगर आपको एक्सैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स है और टीचर ने आपका नाम ले लिया तो आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, इतना कि आप कुर्सी से ऐसे हवा में उछल के नीचे जमीन पे गिर जाएंगे। ये है एक्सैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पीटीएसडी? अच्छा, आई एम सॉरी, उससे पहले ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स कम से कम 1 महीने के लिए सिम्टम होने चाहिए, तभी आप पीटीएसडी का डायग्नोसिस बना सकते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एसएसआरआईज। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ओवरऑल सीबीटी। एक थेरेपी थी जिसका नाम है ईएमडीआर, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग। ये पीटीएसडी के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन ये सीबीटी से कम इफेक्टिव पाई गई है। तो थेरेपी ऑफ चॉइस में पूछे तो सीबीटी होगी, ईएमडीआर नहीं होगी। अब हमने कहा कि पीटीएसडी ऐसे सिचुएशंस या फिर ऐसे इवेंट्स के बाद होता है जो कि बहुत ट्रॉमेटिक है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे भी इवेंट होते रहते हैं जो कि ट्रॉमेटिक तो हैं लेकिन लाइफ में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आपकी जॉब चली गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी डियर की डेथ हो गई। सो ऐसी कंडीशंस के बाद जो डिसऑर्डर होता है, जो हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। सो इट फॉलोज इवेंट्स विच आर क्रिटिकल बट दे डू हैपन इन द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम, जैसे रिलेशनशिप इशू, चेंज ऑफ जॉब, माइग्रेशन, डेथ ऑफ अ लव्ड वन। तो इन केसेस में जो सिम्टम्स आते हैं वो यूजुअली क्या आते हैं? डिप्रेसिव और एंग्जाइटी सिम्टम्स आते हैं। डिप्रेसिव और एंग्जाइटी सिम्टम्स आते हैं, लेकिन सिम्टम्स इतने नहीं होते कि आप डिप्रेशन का डायग्नोसिस बना पाए। जब भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का, तो आपको पहले तो देंगे कि इसकी जॉब चलेगी, फिर बोलेंगे पेशेंट रिमेन सैड, देयर आर क्राइंग स्पेल्स, नॉट ईटिंग सो वेल, ये सिम्टम दे देंगे। फिर ये दिखाने के कि सिम्टम इतने नहीं है कि डिप्रेशन डायग्नोस करो, कुछ और ऐड करेंगे, जैसे कि पेशेंट इज ऑफन टीयरफुल, पेशेंट को सैडनेस रहती है, एपेटाइट भी कम हो गई है, लेकिन वो दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता है अभी भी। तो जो दोस्तों के साथ घूमने जाने वाला पॉइंट दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि आपको एक क्लू मिल जाए कि डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन से कम सिम्टम है।
तो सिम्टम्स डिप्रेसिव और एंग्जाइटी आएंगे, पर सिम्टम इतने नहीं आएंगे कि आप डिप्रेशन डायग्नोस कर पाएं। ट्रीटमेंट प्राइमरली साइकोथेरेपी रहती है, आप पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, और अगर फार्माकोथेरेपी देनी है तो सिम्टोमेटिक फार्माकोथेरेपी, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस हिसाब से फार्माकोथेरेपी दी जाती है। तो ये है आपका एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, जिसका पुराना नाम था सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे जिनको कुछ प्रोमिनेंट सोमैटिक सिम्टम होगा, फिजिकल कंप्लेंट होगी, लेकिन उसका कुछ रीजन नहीं मिलेगा। जैसे पेशेंट आके बोल रहे हैं कि मुझे पेट में ब्लोटिंग रहती है, पेट साफ नहीं रहता, पेट में ब्लोटिंग रहती है, और अब आपने सारे टेस्ट कर लिए, सीटी स्कैन एमआरआई सब कुछ कर लिया, आपको कुछ मिल नहीं रहा, और आपको लग रहा है पेशेंट जो है कुछ ज़्यादा ही इस ब्लोटिंग के पीछे पड़े हुए हैं। अगर ब्लोटिंग है भी तो भी उस ब्लोटिंग को लेकर जो पेशेंट का बिहेवियर है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा ही प्रीऑक्यूपाइड हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। वन और मोर फिजिकल सिम्टम होगा, सोमैटिक सिम्टम होगा, जो कि मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड है। एमबीएस मतलब मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम, और इसका आईसीडी में नाम है बॉडीली डिस्ट्रेस डिसऑर्डर। आईसीडी 11 में इसको बोलते हैं बॉडीली डिस्ट्रेस डिसऑर्डर। तो एक सोमैटिक सिम्टम है, उस सोमैटिक सिम्टम को लेकर एक्सेसिव थॉट है, दिन भर पेशेंट उसी ब्लोटिंग के बारे में ही सोच रहा है। आप उनसे कुछ भी बात करो, वो ब्लोटिंग के बारे में बात करेंगे। आप पूछो क्या चल रहा है, यार बाकी लाइफ तो ठीक है बट पेट ठीक नहीं रहता। और जॉब में कैसा चल रहा है, जॉब तो ठीक है, बॉस भी ठीक है, लेकिन पेट ठीक नहीं रहता। और गर्लफ्रेंड कैसी है, गर्लफ्रेंड भी ठीक है, लेकिन पेट फिर भी ठीक नहीं है। आप उनसे कुछ भी बात करिए, वो पेट की बात कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही परेशान है, और दिन भर बैठ के पेट के बारे में ही सोच रहे हैं, इंटरनेट पे भी पेट को ही चेक कर रहे हैं, डॉक्टर्स के पास भी एक के बाद दूसरे आते जा रहे हैं। तो सिम्टम्स जो है उसको लेके जो प्री ऑक्यूपेशन है वो ज़्यादा ही है। और आमतौर पे देखा गया है कि डिसऑर्डर किसी स्ट्रेसर के बाद स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे स्ट्रेस ऊपर नीचे होता है, सिम्टम्स ऊपर नीचे होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर वाला जो पेशेंट है, उनका जो प्री ऑक्यूपेशन है वो सिम्टम के साथ है, वो पेट में जो ब्लोटिंग है, पेट में गैस है, इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा जो डिसऑर्डर है, जिसको बोलते हैं इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर हाइपोकॉन्ड्रियासिस, वहां पे प्री ऑक्यूपेशन सिम्टम के साथ नहीं है, इलनेस के साथ है। ये वाला पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे पेट में कैंसर है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर वाला पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब पेट खराब रहता है, पेट में ब्लोटिंग रहती है, सिम्टम से प्रीऑक्यूपाइड है। ये आपके डायग्नोसिस से प्रीऑक्यूपाइड है, इनको लगता है कि इनको स्टमक में कैंसर है। आप इनके टेस्ट कर लीजिए, सारे इन्वेस्टिगेशंस कर लीजिए, सब कुछ नॉर्मल आ गया, आपने इनको रीअश्योर कर दिया कि भाई आप एकदम ठीक हो, लेकिन ये घर जाएंगे फिर किसी और डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब पेट में कैंसर है। सो प्रीऑक्यूपेशन विद सिम्टम, प्रीऑक्यूपेशन विद द डायग्नोसिस। इनका जो थॉट है, फीलिंग है, बिहेवियर है, ये इस बात पर अटका हुआ है कि पेट में कैंसर है। तो डिफरेंस जैसे कि मैंने बोला, वहां पे सिम्टम में प्रीऑक्यूपेशन है, यहाँ पे डायग्नोसिस में प्रीऑक्यूपेशन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में जब बोले, देखिए एग्जामिनर, ये पेशेंट बिलीव्स दैट ही हैज अ वेरी सीवियर इलनेस, इलनेस की बात हो गई तो आपका आंसर होगा इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। देखिए नाम नहीं है, एंग्जाइटी अबाउट इलनेस, आईसीडी इसको बोलती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको आईसीडी में नाम दिया गया है डिसोशिएटिव न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट आपके पास एक न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम लेके आते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम में क्या हो सकता है, एक मोटर सिम्पटम हो सकता है, मान लीजिए वीकनेस ऑफ द आर्म, सेंसरी सिम्पटम हो सकता है, या फिर कॉग्निटिव डेफिसिट हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। सिम्टम आपका न्यूरोलॉजिकल है, लेकिन सिम्टम का जो कॉज है वो साइकोलॉजिकल है। आपके पेशेंट को मोटर डेफिसिट है, पैरालिसिस हो रखा है, आप सारे टेस्ट कर लीजिए, सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा। और पेशेंट के जो सिम्टम है वो दे डू नॉट कंफर्म टू द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल। मतलब ऐसे मान लीजिए एक पेशेंट आके बोलते हैं कि मुझे हैंड में सेंसेशन नहीं आ रही है। अब आपने जब सेंसेशन की मैपिंग की तो आपने देखा कि 50% टॉप का जो पार्ट है उसमें सेंसेशन नहीं है, नीचे वाले में है। अब आपको अपनी एनाटॉमी की नॉलेज से पता है कि जो नर्व डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे नहीं है 1.5, 3.5, आपको ये पता है, बट पेशेंट का जो सिम्टम आ रहा है वो किसी भी नर्व डिस्ट्रीब्यूशन को करस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, मतलब इट डज नॉट कंफर्म टू द एनाटॉमिकल प्रिंसिपल्स। तो ये आपको एक क्लू मिलता है कि शायद ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, शायद ये एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है। इन पेशेंट्स में ला बेले इंडिफरेंस भी होता है। ला बेले इंडिफरेंस मतलब लैक ऑफ कंसर्न, there's a feeling of or there's a lack of concern for the symptom। ऐसा लगता है कि पेशेंट को फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब राइट आई से दिखाई नहीं दे रहा 2 दिन से, लेकिन कोई नहीं, चलता है, होता रहता है, लेफ्ट आई बची है ना अभी। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जिसकी राइट आई से जिसको दिखना बंद हो गया वो तो बहुत पैनिक हो जाना चाहिए, बट इसमें कोई कंसर्न ही नहीं, बोले कोई बात नहीं, चलता है। तो जो लैक ऑफ कंसर्न है इसको बोलते हैं ला बेले इंडिफरेंस। एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया जो होता है उसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं जो कि बड़े पजलिंग से होते हैं, बट आपको एआईपी में यूजुअली एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री मिल जाती है। और एग्जाम में पूछा गया था एंग्जाइटी कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, एंड फॉर दैट मैटर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आल्सो आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसोसिएशन होता क्या है, इट्स अ डिसरप्शन इन द नॉर्मली इंटीग्रेटेड फंक्शंस ऑफ मेमोरी, आइडेंटिटी, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस एंड मोटर बिहेवियर। बेसिकली होता क्या है कि लाइफ में कोई एक मेजर स्ट्रेसर होता है, कुछ मेजर बड़ा चीज होती है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, इंसान उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, और इनमें से कोई एक फंक्शन जो है ब्रेन का, माइंड का, वो काम करना बंद कर देता है या फिर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। सो हम बोलते हैं कि सिम्टम्स जो हैं ये
आपका माइंड प्रोड्यूस करता है, अनकॉन्शियसली प्रोड्यूस होते हैं। क्यों होते हैं? आपको लाइफ में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई है, उसको हैंडल करने में हेल्प करने के लिए। जैसे टाइप्स की बारे में बात करें, जैसे कि मैंने बोला कोई मेजर स्ट्रेसर के पास स्टार्ट होता है। टाइप्स की बात करें तो जैसे डिसोशिएटिव एमनेसिया। मान लीजिए एक इंसान है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन से जर्नी कर रहा था, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, पेरेंट्स मर गए, डेथ हो गई उनकी, पेशेंट आपके बच गए। अब इस पेशेंट को उस पूरी ट्रेन की जो जर्नी है और जो एक्सीडेंट है उसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है? वो जो एक्सीडेंट है और जो पेरेंट्स की डेथ का जो ट्रॉमा है वो इतना सीवियर है कि पेशेंट का माइंड उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है, तो उससे बचने के लिए माइंड ने उस चीज़ को भुला दिया। ये है डिसोशिएटिव एमनेसिया। इसमें सडन लॉस होता है यूजुअली कुछ पर्सनल मेमोरी का, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का, ठीक है। ऐसे ही डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें एक ही इंसान की एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज होती हैं। बहुत सारी मूवीज हैं इसके ऊपर, आपने देखी होंगी शायद। एक मूवी ना अपरिचित, उसमें देखा होगा एक ही इंसान में मोर देन वन पर्सनैलिटीज रहती हैं। डिफरेंट पर्सनैलिटीज को ऑल्टर्स कहा जाता है। एक टाइम में एक पर्सनैलिटी आती है, दूसरे टाइम में दूसरी पर्सनैलिटी आती है। यूजुअली पर्सनैलिटीज को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता, बहुत रेयर है, मैंने आज तक एक भी केस देखा, इंडिया में बहुत रेयरली मिलता है। फिर आता है डीपीडीआर, डीपर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। डीपर्सनलाइजेशन इज फीलिंग ऑफ अनरियलिटी ऑफ सेल्फ। पेशेंट को लगता है कि वो अनरियल है, अपने को फील होता है कि सब कुछ नकली नकली सा फील होता है। पेशेंट कई बार बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं खुद अपने अंदर से बाहर निकल गया हूं और मैं अपने आप को देख रहा हूं। जैसे कि एक मूवी चल रही है और मूवी में मैं ही हूं और मैं खुद को देख रहा हूं। फीलिंग ऑफ अनरियलिटी ऑफ सेल्फ, फीलिंग ऑफ बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम सेल्फ, राइट? फीलिंग ऑफ वॉचिंग सेल्फ लाइक इन अ मूवी। पेशेंट फील एज इफ दे हैव चेंज्ड, एज इफ दे हैव बिकम अनरियल। अनरियलिटी ऑफ सेल्फ को बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। जब दुनिया नकली लगने लगे, पेशेंट बोले कि सब कुछ नकली नकली लग रहा है सब कुछ खिलौने से पड़े हुए हैं, कुछ असली लग ही नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं डी रियलाइजेशन, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि दुनिया नकली लग रही है या खुद को नकली सा फील हो रहा है, लेकिन उनको पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनको पता है कि बस उनको ऐसा लग रहा है, रियलिटी में वो भी वही है, दुनिया भी वही है। ये INICT में आया था क्वेश्चन कि रियलिटी टेस्टिंग इज इंटैक्ट। इन पेशेंट को पता होता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उनको बस ऐसा फील हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, रियलिटी टेस्टिंग इज इंटैक्ट, ये INICT में क्वेश्चन आया था। तो ये है आपका डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स। अब हम बात करेंगे सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले कुछ टर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉलरेंस की। क्या होता है टॉलरेंस? इंक्रीजिंग amount is required for the desired effect. Desired effect क्या होता है सब्सटेंस में? आपने पहले जब अल्कोहल लेना शुरू किया तो 2 ड्रिंक्स पी के ही आपको हो जाता था इंटॉक्सिकेशन, 2 ड्रिंक में ही आपको हो जाता था नशा, इंटॉक्सिकेटेड हो जाते थे। अब आपको 5 ड्रिंक चाहिए इंटॉक्सिकेशन फील करने के लिए। तो जो अमाउंट है वो बढ़ती चली जा रही है डिजायर्ड इफेक्ट के लिए। लोग बड़े खुश होकर बताते हैं ना कि कैपेसिटी है उस बंदे की, तो बहुत कैपेसिटी है, तो कोई खुशी की बात नहीं है। कैपेसिटी है मतलब टॉलरेंस डेवलप हो गई है, टॉलरेंस डेवलप हो गई है मतलब फिजिकली डिपेंडेंट हो गया है। दूसरी चीज होती है विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम आपको पता ही है, जब भी आप किसी सब्सटेंस को लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको सडनली बंद कर देंगे या डोज कम कर देंगे तो कुछ टिपिकल सिम्टम्स आते हैं जिसको हम विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स मींस पेशेंट हैज डेवलप्ड फिजिकल डिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स शुरू होते हैं आफ्टर 6 to 8 आवर्स ऑफ द लास्ट ड्रिंक। 6 से 8 घंटे लास्ट ड्रिंक के बाद सिम्टम्स शुरू होते हैं। सबसे कॉमन अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम क्या है? ट्रेमर्स। ट्रेमर्स इज द मोस्ट कॉमन अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। उसके अलावा सिम्पैथिक सिम्टम, मिड्रियासिस, हाइपरटेंशन, आपका एंजाइटी, नॉशिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स होते हैं आफ्टर 6 to 8 आवर्स। आफ्टर 20 to 24 आवर्स पेशेंट को हो सकता है अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस। अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस, इसमें बेसिकली पेशेंट्स को इल्यूजन्स या फिर हेलुसिनेशंस होनी शुरू होती हैं। हेलुसिनेशंस विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब पेशेंट पूरे कॉन्शियस हैं, पेशेंट पूरे होशो हवास में हैं, लेकिन उनको हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो गई हैं। यूजुअली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाती है पेशेंट को। तो पेशेंट कॉन्शियस है, सब कुछ ठीक है, अलर्ट है, बट पेशेंट्स को अब हेलुसिनेशंस हो रही हैं। यह है अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस। आफ्टर 24 to 48 आवर्स पेशेंट को हो सकते हैं अल्कोहल विड्रॉल सीजर्स। अल्कोहल विड्रॉल सीजर्स हो सकते हैं। ये किस टाइप के होते हैं? ये यूजुअली होते हैं जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, और इनको हम कई बार क्लस्टर सीजर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लस्टर्स में आते हैं। पहला सीजर पड़ा, 1 घंटे बाद दूसरा सीजर पड़ा, 1 घंटे बाद तीसरा सीजर पड़ा, तो क्लस्टर्स में आ रहे हैं, इसलिए इनको क्लस्टर सीजर्स भी कहा जाता है।
और फाइनली आफ्टर 48 टू 72 आवर्स के बाद आपका अल्कोहल विड्रॉल का सबसे ड्रेडेड सिम्टम, सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जो कि है डिलीरियम ट्रेमर्स, और जो कि आपके एग्जाम में आने वाला एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। डिलीरियम ट्रेमर्स 48 टू 72 आवर्स के बाद आता है। 3 सिम्टम्स हैं मेनली, बेसिकली यही सिम्टम डिलीरियम में हमेशा मिलते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको एग्जाम में लिखा जाएगा कि पेशेंट स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल 2 days बैक एंड नाउ ही अपीयर्स कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज होना मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या लिखा जाएगा? पेशेंट इज इन ऑल्टर्ड सेंसोरियम। ऑल्टर्ड सेंसोरियम क्या होता है? डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो पहला सिम्टम है डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकेंड सिम्टम होता है डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। पेशेंट इज डिसओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। एग्जामिनर बोलेगा कि पेशेंट स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल 2 days बैक, now he appears confused, he is not able to identify his house, he is saying that he is in a jail, he is not able to identify his wife, saying that somebody is trying to kill him. And तीसरा सिम्टम टिपिकली दिया गया होता है विजुअल हैलुसिनेशंस। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। व्हाट इज द डायग्नोसिस? डिलीरियम ट्रेमंस। कई बार एग्जाम में दिया आता है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ, उससे ट्रिगर हो गया डिलीरियम। अब पेशेंट की कोई सर्जरी हुई, उससे ट्रिगर हो गया डिलीरियम। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है डिलीरियम ट्रेमंस के ऊपर, याद रखना है हमें इसको। अब अगर आपके पेशेंट बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में। सो अल्कोहल इंड्यूस्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, जो कि बेसिकली होते हैं एमनेस्टिक डिसऑर्डर। एमनेस्टिक डिसऑर्डर मतलब जिसमें प्राइमरी सिम्टम क्या है? एमनीजिया, डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो वर्निकेस कॉर्साकॉफ सिंड्रोम होता है, जिसमें वर्निकेस एन्केफेलोपैथी है, विच इज द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। वर्निकेस एन्केफेलोपैथी इज द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? कौन सा विटामिन होता है? Of course, thiamine. So acute complication caused by thiamine deficiency, vitamin B1 deficiency. Symptom क्या होते हैं इसके? निमोनिक क्या है? गोवा, ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑफ्थेल्मोप्लीजिया। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑफ्थेल्मोप्लीजिया सबसे कॉमनली कौन सी नर्व की पाल्सी की वजह से होता है? सबसे कॉमनली 6th नर्व की पाल्सी से होता है, फॉलोड बाय 3rd नर्व की पाल्सी। और तीसरा है एटेक्सिया, GOA। और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या है? आप पेशेंट को हाई डोज में पेरेंट्रल थायमिन देंगे, पेरेंट्रल थायमिन। तो जब आप ये करते हैं तो कुछ पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स आगे प्रोसीड कर जाते हैं। तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन स्टेज जो कि है कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी, प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय एमनीजिया। मेन सिम्टम क्या है? एमनीजिया। कौन सा एमनीजिया? एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड दोनों। पेशेंट को एंटीरोग्रेड एमनीजिया भी होता है और रेट्रोग्रेड एमनीजिया भी होता है, लेकिन एंटीरोग्रेड एमनीजिया ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है रेट्रोग्रेड एमनीजिया के। एंटीरोग्रेड एमनीजिया मतलब पेशेंट नई मेमोरीज नहीं बना पाएंगे, रेट्रोग्रेड एमनीजिया मतलब पेशेंट पुरानी चीज़ें भी भूलने लगेंगे। सो एक सिम्टम ये है। और एक और सिम्टम जो होता है वो होता है कन्फैबुलेशंस। व्हाट आर कन्फैबुलेशंस? फॉल्स स्टोरीज to fill the memory gaps, to fill memory gaps। पेशेंट शाम में घर आए, पेशेंट से वाइफ ने पूछा कहाँ थे, पेशेंट को याद नहीं है, तो पेशेंट ने कहानी बना दी। पेशेंट ने बोला कि मैं उस रिलेटिव के घर गया था और फिर हम दोनों पार गए थे। तो जो फॉल्स स्टोरी बनाई जाती है मेमोरी गैप्स को फिल करने के लिए, इनको हम बोलते हैं कन्फैबुलेशंस। कॉज क्या है कोर्साकॉफ सिंड्रोम का? वही विटामिन B1 डेफिशिएंसी। और आपका ट्रीटमेंट क्या है? वही लॉन्ग टर्म ओरल थायमिन। लेकिन कोर्साकॉफ सिंड्रोम का जो प्रोग्नोसिस है उतना अच्छा नहीं होता, प्रोग्नोसिस गार्डेड रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्निकेस एन्केफेलोपैथी कोर्साकॉफ सिंड्रोम में ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, अगर आपको एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए तो वो है मेमोरी बॉडीज। ऑल्दो मेमोरी बॉडीज के अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, फॉर्निक्स और सेरेबेलम। लेकिन अगर आपसे एक पार्ट पूछा जाए तो वो है मेमोरी बॉडीज। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का ट्रीटमेंट करते हैं, अल्कोहल हो फिर कुछ भी हो, तो पहला स्टेप होता है डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखिए डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं बॉडी से। डिटॉक्सिफिकेशन का प्राइमरी रोल होता है विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? आंसर है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट और फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि पेशेंट को आपको बेंजोडाइजेपिन तो देना है, बट कौन सा दोगे? पेशेंट को ये हिस्ट्री दे दी जाएगी कि पेशेंट के लीवर में डैमेज है और अब पूछा जाएगा कि कौन सा बेंजोडाइजेपिन देना है। आप एक ऐसा बेंजोडाइजेपिन देना चाहते हो लीवर डैमेज में जिसकी
हाफ लाइफ कम हो, जैसे कि ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम। अब होता क्या है कि ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम दोनों की हाफ लाइफ कम होती है कंपैरेटिवली, जैसे क्लोराइजिप ऑक्साइड से कम होती है। तो अगर लीवर डैमेज पहले से ही है और आपने लॉन्ग हाफ लाइफ वाला बेंजोडाइजेपिन ले लिया तो एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, शॉर्ट हाफ लाइफ में चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम का जो मेटाबॉलिज्म है वो कंजुगेशन के थ्रू होता है, ग्लूकुरोनाइडेशन से होता है, बाकी बेंजोडाइजेपिन्स का ऑक्सीडेशन से होता है। तो अगर लीवर डैमेज हो भी जाए तो भी ग्लूकुरोनाइडेशन बहुत लंबे टाइम तक इंपैक्टेड नहीं होती है, तो इसलिए भी आप यूज करते हैं ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम को। आप कार्बामाजेपिन को भी यूज कर सकते हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज करने में हेल्प करती है, बट इट इज नॉट एज गुड एज बेंजोडाइजेपिन। इवन अगर पेशेंट को अल्कोहल विड्रॉल सीजर्स भी आ रहे हैं तो भी ड्रग ऑफ चॉइस आपकी बेंजोडाइजेपिन रहेगी, कार्बामाजेपिन नहीं होगी। इसके अलावा आप हमेशा थायमीन देते हो, डीटी में भी, डिलीरियम ट्रेमर्स में भी, वैसे भी, क्योंकि जो लोग अल्कोहल लंबे टाइम से ले रहे हैं उनमें थायमीन की डिफिशियंसी होती है। स्पेसिफिकली अगर आपको पेशेंट को जो कि अल्कोहल डिपेंडेंट है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया भी है, आपको उनको मान लीजिए ग्लूकोज देना है, तो ग्लूकोज देने से पहले आप हमेशा थायमीन दोगे। क्यों? अगर आपने बिना थायमीन दिए ग्लूकोज दे दिया तो जो थोड़ा बहुत थायमीन था बॉडी में वो भी यूटिलाइज हो जाएगा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में और वर्निकेज एन्केफेलोपैथी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो पहले आप थायमीन देते हो, उसके बाद आप ग्लूकोज देते हो पेशेंट को। और डिलीरियम ट्रेमर्स का भी ट्रीटमेंट है, आप थायमीन दोगे, बेंजोडाइजेपिन्स दोगे। पेशेंट को अगर ज़्यादा साइकोटिक सिम्टम्स हो रहे हैं, हेलुसिनेशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो कई बार लो डोज एंटीसाइकोटिक्स दे देते हो, बट प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका बेंजोडाइजेपिन है, साथ में थायमीन दिया जाता है। तो पहला स्टेप होता है ट्रीटमेंट का डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें कि आप विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हो। विड्रॉल सिम्टम मैनेज हो गए, पेशेंट को 7 से 10 दिन में हम बेंजोडाइजेपिन बंद कर देते हैं। अल्कोहल छूट गई है, 7 से 10 दिन तक बेंजोडाइजेपिन टेपर करके बंद कर दिया गया है। अभी पेशेंट ना तो अल्कोहल ले रहे हैं ना विड्रॉल सिम्टम है। अब पेशेंट घर जाके पहला काम क्या करेंगे? अल्कोहल पी लेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेविंग तो खत्म हुई नहीं, जो क्रेविंग है वो तो बनी रहेगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है मेंटेनेंस ऑफ एब्स्टिनेंस या फिर रिलैप्स प्रिवेंशन, पेशेंट रिलैप्स ना कर पाए। इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप एंटी क्रेविंग एजेंट्स ऐड कर दें जो क्रेविंग कम करते हैं। और सबसे अच्छे एंटी क्रेविंग एजेंट्स जो माने जाते हैं वो है नेल्ट्रेक्सॉन और अकैम्प्रोसेट। अगर आपको चूज करने के लिए बोला जाए तो आप नेल्ट्रेक्सॉन को चूज करेंगे। हालांकि नेल्ट्रेक्सॉन आपका लीवर से मेटाबोलाइज होते हैं, अकैम्प्रोसेट जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं, बट अगर आपको चूज करने के लिए बोला जाए तो आप नेल्ट्रेक्सॉन प्रेफर करेंगे। पहले का तरीका क्या था, जो कि आपने पढ़ा होगा ना, लिखा होता है कि बिना बताए शराब छुड़ाएं। तो बिना बताए शराब कैसे छुड़ाई जाती थी? पेशेंट के खाने में डाइसल्फिराम दे दी जाती थी। तो फंडा क्या था कि पेशेंट को डाइसल्फिराम खा रहे हैं, उसके ऊपर से उन्होंने अल्कोहल ले लिया तो उनको एक बहुत ही खराब सा रिस्पॉन्स होगा, जिसको बोलते हैं डाइसल्फिराम इथानॉल रिएक्शन। और उसके डर से पेशेंट अल्कोहल को अवर्सिव हो जाएंगे और डाइसल्फिराम विल एक्ट एज अ डिटरेंट एजेंट, डरा देगा पेशेंट को कि अगर अल्कोहल ही तो बहुत खराब सिचुएशन होगी। बट ये ना प्रैक्टिकली चलता नहीं है। रियल वर्ल्ड में जब आप पेशेंट से बोलते हैं कि आप इस गोली को खाते रहिए, पेशेंट बोलते हैं इससे फायदा क्या है? आप बोलते हैं जब आप उसको खाते रहोगे ऊपर से आपने अल्कोहल पी ली तो बहुत खराब रिएक्शन होगा, तो डर के आप खाओगे नहीं। तो पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब गोली की जरूरत नहीं है, मैंने तो छोड़ दी। तो रियल वर्ल्ड में चलता नहीं है। तो डाइसल्फिराम इथानॉल रिएक्शन, डाइसल्फिराम कैसे काम करता है? इट्स एन इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा आप पेशेंट को कई बार बोलते हैं कि आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है अल्कोहलिक अनोनिमस। ये 12 स्टेप सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जो लोग अल्कोहल को क्विट कर चुके हैं वो बाकी लोगों को हेल्प करते हैं अल्कोहल क्विट करने में। इट्स नॉट अ मेडिकल मॉडल, ये मोर ऑफ रिलीजियस मॉडल भी काम करता है। तो ये था आपका अल्कोहल। अब बारी आती है ओपियोइड्स की। सबसे कॉमनली अब्यूज ओपियोइड कौन सी है? हेरोइन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हेरोइन बनाया जब गया था ना, तो मॉर्फिन का एडिक्शन छुड़ाने के लिए हेरोइन बनाया गया था। बाद में पता चला कि हेरोइन तो मॉर्फिन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। हेरोइन का स्ट्रीट नेम क्या होता है? स्मैक या ब्राउन शुगर। इसके अलावा आपका मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। लोग कफ सिरप का यूज करते हैं तो कोडीन को यूज कर रहे होते हैं, ये भी यूज होते हैं। ओपियोइड्स का जो इंटॉक्सिकेशन होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले तो यूफोरिया, लोग अपने आप को लगाते ही क्यों इंजेक्शंस एंजॉय करने के लिए। तो जो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है स्टार्टिंग में वो होता है यूफोरिया। स्टार्टिंग में यूफोरिया होता है, बाद में आपका थोड़ा पीरियड ऑफ सेडेशन आ जाता है, तो नॉडिंग ऑफ हो जाती है। ओपियोइड्स आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सेक्टर के डिप्रेसेंट्स होते हैं। तो देखिए इंटॉक्सिकेशन में भी रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, पिन पॉइंट प्यूपिल, साइनोसिस में निकाल दिया। और क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट हैं, इसी वजह से ओवरडोसेज लीथल हो सकती है। एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डेथ इन ओपियोइड ओवरडोसेज? तो आंसर था रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपियोइड ओवरडोसेज? आप ये सब जानते हैं आप सब लोग, इंट्रावेनस नैलोक्सोन व्हिच इज एन ओपियोइड एंटागोनिस्ट। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ओपियोइड ओवरडोसेज। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। ओपियोइड के जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, इट्स द फ्लू लाइक स्टेट। ऐसा लगता है कि पेशेंट को फ्लू हो गया है। पेशेंट को लैक्रिमेशन होगा, राइनोरिया होगा, डायरिया होगा, स्वेटिंग होगी। दो टिपिकल सिम्टम आते हैं, यॉर्निंग और पाइलोरेक्शन।
उसके अलावा बहुत सीवियर बॉडी एक होता है, इंसोम्निया होता है, मेड्रियासिस होता है, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, टैकीकार्डिया, राइट। ये सारे सिम्टम्स आते हैं ओपियोइड विड्रॉल के, और इट लुक्स लाइक एज इफ द पेशेंट हैज डेवलप्ड फ्लू। ट्रीटमेंट क्या होगी? पहला स्टेप क्या होता है किसी भी सब्सटेंस के ट्रीटमेंट का? डिटॉक्सिफिकेशन। अब ओपियोइड्स के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग ओपियोइड्स ही यूज करते हैं। जैसे हीरोइन है, हीरोइन जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो सीधे इसके लेवल्स बढ़ते हैं और फिर फॉल करते हैं। ये जो लेवल बढ़ता है इसके वजह से पेशेंट को यूफोरिया होता है, जो हाई मिलता है वो सडन इंक्रीज कैसे मिलता है, और जब लेवल फॉल करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं। तो आप जब ट्रीटमेंट करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ओपियोइड्स का, तो आप इसकी जगह एक ऐसा ओपियोइड यूज करते हैं जो कि ग्रेजुअली इसके लेवल्स बढ़ते हैं और फिर ग्रेजुअली फॉल करते हैं। तो ज़्यादा लेवल बढ़े नहीं तो यूफोरिया नहीं हुआ, और लेवल्स धीरे धीरे करके फॉल हुए तो विड्रॉल सिम्टम भी नहीं आया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यू कैन यूज मेडिकेशंस और ड्रग्स लाइक मिथाडोन। अगर एक पूछा जाए तो मिथाडोन ही रहेगा, मिथाडोन, बुप्रेनॉर्फिन, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन, ये तो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद फिर आपका आता है वही मेंटेनेंस ऑफ एब्स्टिनेंस, उसमें भी सेम दवाई यूज की जाती हैं, यूज द सेम मेडिकेशंस, मिथाडोन, बुप्रेनॉर्फिन। बेसिकली ये ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है, ये काम करती है हार्म रिडक्शन अप्रोच पे। आप एक ओपियोइड को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे ओपियोइड से। बेसिकली फंडा ये है कि आप मॉर्फिन ले रहे हैं, आप फिर हेरोइन ले रहे हैं, आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगाने से आपको हेपेटाइटिस, HIV ये सब भी हो रहा है, आप इलीगली हेरोइन लेके आते हैं, आप उसके लिए क्राइम भी करते हैं, तो उस सब की जगह आपको ओरली मिथाडोन दे दिया जाता है गवर्नमेंट अप्रूव सेंटर से। तो आप ओरली मिथाडोन खाते हैं, आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं हेरोइन के, तो आप ये सब बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर सब चीज़ें ढूंढ भी नहीं रहे हैं, और क्योंकि आप इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, ओरली खा रहे हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन से बच गए, आपको क्राइम नहीं करना पड़ रहा है, आप सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका हार्म रिडक्शन अप्रोच। रेयरली कुछ केसेस में मान लीजिए बहुत ही हाई मोटिवेशन है, पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मुझे तो छोड़नी है, तो फिर आप उनको विड्रॉल सिम्टम्स खत्म होने के बाद, डिटॉक्सिफिकेशन खत्म होने के बाद नैल्ट्रेक्सोन पे डाल सकते हैं कि नैल्ट्रेक्सोन है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, रिसेप्टर्स तो पहले से ब्लॉक हैं ही, अगर नैल्ट्रेक्सोन खाते हुए ले भी लिया इंजेक्शन तो हाई नहीं मिलेगा, हाई नहीं मिलेगा तो फिर लिवर लेगा नहीं। उसके अलावा 12 स्टेप सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस बार इसको बोलते हैं नार्कोटिक एनोनिमस। अब हम बात करते हैं कैनाबिस की। कैनाबिस आपका आता है कैनाबिस सटाइवा से। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है कैनाबिस का? डेल्टा-9 THC, डेल्टा-9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। और आपका कैनाबिस के स्ट्रीट नेम्स क्या हैं? जॉइंट्स, मैरिजुआना, ग्रास, पॉट, वीड, ये सब चीज़ें इसके स्ट्रीट नेम्स हैं। कैनाबिस का जो इंटॉक्सिकेशन है उसमें पहली चीज़ वही यूफोरिया, जिसके लिए लोग करते हैं, यूफोरिया मिलता है। लोग कहते हैं कि ऐसा फील होता है कि बॉडी बहुत लाइट हो गई है, ऐसा लगता है कि हवा में तैर रहे हैं और टाइम बहुत स्लोली मूव कर रहा है, आईज रेड हो जाती हैं, कंजक्टिवल वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, रेडनिंग ऑफ आइज हो जाती है। जो पेशेंट जो लोग कैनाबिस लेते हैं घर वाले इसी से पकड़ते हैं उनको, कि आंखें लाल हो जाती हैं। मंचीज, इंक्रीज एपेटाइट, कैनाबिस लेने का भूख बहुत लगती है लोगों को, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। इसके अलावा वही DPDR होता है पेशेंट्स को उस टाइम पे, और सिनेस्थीसिया भी हो सकता है। अगर आपको सिनेस्थीसिया याद हो फर्स्ट चैप्टर से, क्या होता है? स्टिमुलस इन वन मोडालिटी रिजल्टिंग इन हैलुसिनेशन इन अनदर मोडालिटी, सिनेस्थीसिया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बीच में कई बार पूछा गया था कि कैनाबिस के विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इरिटेबिलिटी एक कॉमन विड्रॉल सिम्टम होता है, और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। हेलुसिनोजेंस में क्या क्या आता है? सबसे प्रोटोटाइप हेलुसिनोजन कौन सा है? LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। इसके अलावा कौन से हैं? मेस्कालीन, साइलोसिबिन, मशरूम वाला, MDMA जिसको एक्सेसिव भी कहा जाता है, और आपके फिर ये NMDA एंटागोनिस्ट जैसे फेनसाइक्लिन और कीटामीन। इनके इंटॉक्सिकेशन में क्या होगा? हेलुसिनेशंस, नाम है हेलुसिनेशंस की होगी, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, हेलुसिनेशंस, इल्यूजंस, ये सब चीजें होती हैं इनमें। कोकेन, कोकेन कौन से प्लांट से मिलता है? एरिथ्रोजाइलम कोका, जो कोका कोला होती है उसमें 1905 से पहले तक कोकेन थोड़ा सा होता था, बाद में बंद कर दिया। सो कोकेन कैसे काम करता है? ये आपका डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक करता है। अब नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक ब्लॉक हो गया तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और बहुत सारी चीजें जो कोकेन में मिलती हैं वो उस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से मिलती हैं। जैसे हाइपरटेंशन, अगर कोरोनरीज की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई तो MI। पेशेंट्स कोकेन को स्नॉट करते हैं, पेपर का ऐसे पाइप सा बनाते हैं और फिर उसको ऐसे पाउडर को स्नॉट करते हैं, तो कोकेन जो है वो आपके नेजल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होता है। अब आप बार बार स्नॉट कर रहे हैं, बार बार आपका नेजल म्यूकोजा की जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, बार बार करने पे इस्कीमिया हो रहा है, इस्कीमिया होते होते नेजल सेप्टम का जो है परफोरेशन हो जाता है। सीजर्स भी हो सकते हैं कोकेन से, अगर ट्रांसमिटर्स, न्यूरो ट्रांसमिटर्स लेवल बहुत बढ़िया है। और जो स्मोक करते हैं कोकेन उनमें कई बार जेट ब्लैक पिगमेंटेशन आती है टंग की। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, कोकेन इंटॉक्सिकेशन के साथ कौन सी हेलुसिनेशन होती है? पेशेंट को लगता है कि स्मॉल इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग अंडर द स्किन और ओवर द स्किन, पेशेंट कई बार स्क्रैच करके आते हैं, कौन क्या बोलते हैं इसको? कोकेन बग्स। तो टेक्टाइल हेलुसिनेशंस और कोकेन बग्स और मैग्नम फिनोमेना और फॉर्मिकेशन। अभी कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था कि पेशेंट प्रेजेंट्स योर ओपीडी, देयर आर मल्टीपल स्क्रैच मार्क्स ऑन द आर्म्स एंड फोर आर्म्स, व्हाट इज ही लाइकली टू बी अब्यूजिंग कोकेन। एंड फाइनली आता है आपका टोबैको, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन इंडिया, एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको पता है निकोटीन है। टोबैको के विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं?
आपने देखा होगा आपके जो दोस्त हैं हॉस्टल में जो रहते हैं उनको सिगरेट ना मिले तो क्या होता है, इरिटेबल हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सिगरेट बोलते हैं पढ़ाई नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है। ड्राउजीनेस जब ब्रेडिकार्डिया होता है, ड्राउजीनेस बट पैराडॉक्सिकल इंसोम्निया, पेशेंट्स को ड्राउजीनेस होती है लेकिन जब सोने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती। ड्राउजीनेस बट पैराडॉक्सिकल इंसोम्निया। इंक्रीज एपेटाइट, वेट गेन। कई लोग सिगरेट छोड़ना इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनको पता है कि सिगरेट क्विट करने पे वेट गेन हो जाएगा। डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन। जब हम लोग पेशेंट्स को सिगरेट क्विट करने पे बोलते हैं प्रैक्टिस में, तो जो सिगरेट वो सबसे मुश्किल से क्विट कर पाते हैं वो होती है मॉर्निंग, क्योंकि उनकी आदत होती है कि वॉशरूम जाने से पहले वो स्मोक करते हैं, उसके बिना उनको कॉन्स्टिपेशन में आता है। ये सारे विड्रॉल सिम्टम है। एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है टोबैको का ट्रीटमेंट, टोबैको सेसेशन का ट्रीटमेंट, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो है ही पुराना कि आपने निकोटिन पैचेस दे दिए, आपने निकोटिन लोजेंजेस दे दिए, स्प्रे दे दिए या गम्स दे दिए। बट जो क्वेश्चन आता है वो आता है वेरेनिक्लीन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इस टाइम पे सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है टोबैको सेडेशन का वो है वेरेनिक्लीन। कैसे काम करती है वेरेनिक्लीन? इट्स अ पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट कौन से रिसेप्टर पे? अल्फा 4 बीटा 2 निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब होता क्या है, जब आप स्मोक करते हैं तो निकोटिन जाके इसी रिसेप्टर पे अटैच होता है जिससे आपको अच्छा लगता है, हाई लगता है। और जब आप स्मोक नहीं करते हैं, जब वो डिटैच कर जाता है, जब रिसेप्टर खाली रह जाता है तो क्रेविंग होती है। तो आपका ये पार्शियल एगोनिस्ट है, जाके पहले से इसको ब्लॉक कर देता है। तो जब आप स्मोक करते हैं तो पहले से रिसेप्टर ब्लॉक है तो हाई नहीं मिल पाता, मजा ही नहीं आता, रिइंफोर्समेंट नहीं होता, और क्योंकि ब्लॉक करके रखा हुआ है तो विड्रॉल सिम्टम भी नहीं आते। तो दिस इज लाइक अ वेरी गुड ड्रग। बहुत सारे पेशेंट्स का टोबैको छूट गया था, स्मोकिंग छूट गई थी, अनफॉर्चुनेटली आ नहीं रहा मार्केट में आजकल। साइड इफेक्ट नौशिया, इंसोम्निया। जब नया नया आया था वेरेनिक्लीन तो ये एक वार्निंग थी कि इससे सुसाइडल थॉट्स बढ़ सकते हैं। बाद में इस वार्निंग को हटा दिया गया क्योंकि ऐसा कुछ पाया नहीं गया, बट एक दो बार एमसीक्यू आ चुका है। और वेरेनिक्लीन के अलावा एक और जो ड्रग है जिसका टोबैको सेडेशन का एक्शन है, एंटी डिप्रेसेंट है, वो है बुप्रोपियोन। ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट द सब्सटेंस यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। अब हम बात करते हैं न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेन सिम्टम होता है कॉग्निटिव सिम्टम। कॉग्निटिव सिम्टम्स के साथ ही आते हैं। डिलीरियम क्या करते हैं? डिलीरियम इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर विद एन एक्यूट ऑनसेट और यूजुअली ओल्ड एज में मिलता है, एल्डरलीज में मिलता है। तो डिलीरियम का सिम्टम्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम, डिलीरियम का जो मेन सिम्टम है वो है डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हम डिलीरियम ट्रेमर्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को कैसे बोला जाता है? ऐसे बोल देंगे कि पेशेंट का क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। या एग्जाम में बोल देंगे कि पेशेंट इज कंफ्यूज्ड। आपके वार्ड्स में आपके जो रेसिडेंट्स होते हैं वो यूजुअली बोलते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद एन ऑल्टर्ड सेंसोरियम। ये सब शब्द जो हैं इन सबका मतलब बस एक ही है, डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमने पढ़ा था डिसओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन। पहला जो डिसओरिएंटेशन होता है वो टाइम के लिए होता है, फिर प्लेस का ओरिएंटेशन भी जाता है, आखिरी में पर्सन का ओरिएंटेशन भी जाता है। और जब पेशेंट ठीक होते हैं तो पहले पर्सन का ओरिएंटेशन वापस आता है, फिर प्लेस का और फिर टाइम का। इसके अलावा आपके परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, इल्यूजन्स भी हो सकती हैं, बट टिपिकली हमें जो एग्जाम में दिया जाता है वो दिया जाता है विजुअल हेलुसिनेशंस। ये तीन मेन सिम्टम होते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ट्रांजिएंट डिल्यूजन्स हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कोई डिल्यूजन होगी, पेशेंट को सडनली लगेगा कि कोई उसको मारने वाला है। अटेंशन इंपेयर्ड हो जाती है, आपकी मेमोरी इंपेयर्ड रहेगी, रिमोट मेमोरी तो नहीं होगी बट रिसेंट और इमीडिएट मेमोरी इंपेयर्ड होगी। देयर कैन बी एजिटेशन और हाइपो एक्टिविटी। जो हाइपो एक्टिव डिलीरियम है कई बार मिस हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला ओल्ड एज में होता है। बहुत सारे मेडिसिन वार्ड में, सर्जरी वार्ड में जो पेशेंट्स होते हैं उनको डिलीरियम हो रखा होता है और वो हाइपो एक्टिव है, मूव ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो मिस भी हो जाते हैं। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस, स्लीप वेक साइकिल, कई बार एकदम स्लीप वेक साइकिल रिवर्सल हो जाता है कि रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। सन डाउनिंग, सन डाउनिंग क्या होता है? जैसे जैसे सन नीचे आता है, जैसे जैसे इवनिंग का टाइम आता है वैसे वैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं, क्योंकि विजुअल इनपुट जो कम होता रहता है तो पेशेंट का कंफ्यूजन और बढ़ता रहता है जैसे जैसे सन डाउनिंग होती है। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि डिलीरियम का जो ऑनसेट है वो सडन होता है और डिलीरियम का कोर्स जो है फ्लक्चुएटिंग है। सुबह ठीक है, शाम को सिम्टम खराब हो गए, आज सिम्टम बहुत ज्यादा है, कल सिम्टम कम हो गए। तो सिम्टम्स जो है फ्लक्चुएट बहुत करते हैं डिलीरियम के, और ऑनसेट जो है वो हमेशा सडन होता है। अब डिलीरियम जो है बहुत सारी वजहों से हो सकता है, हमें काम की चीजें याद रखनी है। एक तो जैसे हमने पढ़ा कि मेडिकल और सर्जिकल डिसऑर्डर्स, हॉस्पिटलाइज पेशेंट, आईसीयू में जो पेशेंट हैं, सीसीयू में जो पेशेंट है, जितने भी सीरियस पेशेंट हैं उनमें डिलीरियम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे को एग्जाम में देती है हिस्ट्री, हिप फ्रैक्चर के बाद, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, बर्न्स के बाद, इन्फेक्शंस के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट्स, इन सब में होता है। हमने भी पढ़ा था कि अल्कोहल के विड्रॉल में डिलीरियम होता है। डिलीरियम ट्रेमेंस कुछ भी नहीं है, अल्कोहल विड्रॉल की वजह से होने वाला डिलीरियम। बेंजोडाइजेपिन विड्रॉल में भी डिलीरियम हो सकता है, बारबिटूरेट विड्रॉल में भी डिलीरियम हो सकता है। और ये
सबसे कॉमन कॉजेस में से एक होता है मल्टीपल मेडिकेशंस, स्पेशली अगर पेशेंट एंटीकोलिनर्जिक्स में है। जब पेशेंट्स को डिलीरियम होता है तो पहला काम किया जाता है कि मैक्सिमम दवाइयां बंद कर दी जाती हैं, मेडिकेशंस बंद कर दी जाती हैं। इट्स अ वेरी कॉमन कॉज फॉर डिलीरियम। अब डिलीरियम में दो चीजें पूछी जाती हैं कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है और कौन सा ब्रेन का ट्रैक इन्वॉल्व है। तो एसिटाइलकोलिन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, और आपका जो इरास है, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपको एक्टिवेटेड रखता है, जो अराउजल बढ़ाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिलीरियम। डायग्नोसिस कैसे बनता है? क्लिनिकल, मतलब आप टिपिकल सिम्टम्स अगर आपको पेशेंट्स में मिल गए, आपको डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस मिल गई, डिसओरिएंटेशन मिल गया, हेलुसिनेशंस मिल गई, आप क्लिनिकली डायग्नोसिस बनाते हैं। कई सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे MMSE हो गया, मिनी मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन, इवन MSC हो गया, टू मेजर ये सब आपकी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है कि नहीं है, ये मेजर करने में हेल्प करता है। और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि टूल होता है, इसको हम कहते हैं कंफ्यूजनल असेसमेंट मेथड। एग्जाम में आया था नीट में, इसको भी यूज किया जा सकता है टू फाइंड आउट कि किन पेशेंट्स में डिलीरियम हो रहा है। MMSC के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आपका स्क्रीनिंग टूल है, डिलीरियम के लिए भी है, डिमेंशिया के लिए भी है। टोटल स्कोर होता है MMSC का 30, और स्कोर अगर 24 से कम है मतलब पेशेंट को कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है। तो एक बहुत ही कॉमनली यूज और एग्जाम में बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है MMSC। तो हमने बोला कि डिलीरियम का जो डायग्नोसिस है वो तो क्लिनिकल है। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशंस पे फाइंडिंग भी मिलती है डिलीरियम में? अगर आप डिलीरियम के पेशेंट का EEG करेंगे तो आपको जनरलाइज्ड फ्लोइंग मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका पेशेंट को डिलीरियम ट्रेमेंस है या सेडेटिव विड्रॉल है तो ऐसा नहीं होगा। उस केस में आपको लो वोल्टेज फास्ट एक्टिविटी मिलती है EEG में। टिपिकली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, एक पेशेंट किया जाएगा जिसकी पहली साइकेट्रिक इलनेस की कोई हिस्ट्री, जैसे 40-year-old मेल fell down from the bed and had a hip joint dislocation. Patient was admitted in the orthopedics ward, was operated upon, was maintaining well. Suddenly, sudden onset की हिस्ट्री दी जाएगी। Suddenly on the third day, patient appeared confused and agitated, disturbance of consciousness. While he was in his hospital room, patient felt that he was in a jail. Disorientation took place. Patient mistook his wife for somebody who is trying to kill her. Disorientation to person and transit illusion. And patient reports that insects are crawling all over his bed. Visual hallucinations. अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डायग्नोसिस? आपका डायग्नोसिस होगा डिलीरियम। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीट द कॉज। जो भी डिलीरियम कॉज कर रहा है उसको ट्रीट करिए। अल्कोहल विड्रॉल की वजह से डिलीरियम हो रहा है तो अल्कोहल का विड्रॉल ठीक करिए। उसके अलावा कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इंसोम्निया हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है तो बेंजोडाइजेपिन से दीजिए। हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, डिल्यूजन हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहा है तो एंटी साइकोटिक से दीजिए। डिलीरियम और डिमेंशिया को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत पॉइंट्स होते हैं, बट अगर आप इन 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप मैक्सिमम केसेस में कर पाएंगे डिस्टिंक्शन। डिलीरियम का ऑनसेट हमेशा सडन होता है, जबकि डिमेंशिया बहुत ग्रेजुअली ओवर मंथ्स एंड ईयर्स आता है। डिलीरियम का मेन सिम्टम ही डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जबकि डिमेंशिया में डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती हैं। अगर एक पेशेंट जिसको डिमेंशिया है उसमें डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही हैं, मतलब डिमेंशिया के साथ साथ डिलीरियम आ गया, सुपर इम्पोज डिलीरियम हो गया। जैसे कि हमने कहा था डिमेंशिया कोर्स बहुत, डिलीरियम का कोर्स बहुत फ्लक्चुएट करता है, सुबह सिम्टम कम है, रात में सिम्टम बढ़ गए। डिमेंशिया का कोर्स ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करता है, ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स सिम्टम्स बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे बॉर्डरलाइन पीडी की, इमोशनली अनस्टेबल पीडी। क्या सिम्टम्स होते हैं बॉर्डरलाइन पीडी के? सबसे पहला नाम में ही है इमोशनल अनस्टेबिलिटी। पेशेंट्स बहुत मूडी होते हैं, बिना किसी रीजन के मूड चेंज हो जाता है। एकदम से बैठे बैठे बहुत गुस्से में चले गए, एकदम से बैठे बैठे बहुत सैडनेस हो गई, मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है और बहुत इंपल्सिव होते हैं। लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस बिना सोचे समझे लेते हैं। जैसे सेकंड ईयर MBBS करते करते छोड़ के इंजीनियरिंग में चले गए, रिलेशनशिप में थे उसको ब्रेक करके जिसके साथ रिलेशनशिप में थे उसके फादर के साथ रिलेशनशिप में चले गए, एक शहर जिसमें रहते थे छोड़ के सडनली कहीं और चले गए। बहुत मेजर रिलेशनशिप्स को, बहुत मेजर डिसीजंस को सडनली लिया जाता है। इंपल्सिविटी, बिग डिसीजंस विदाउट थिंकिंग इट थ्रू। जो रिलेशनशिप की हिस्ट्री होती है वो होती है कि बहुत इंटेंस रिलेशनशिप होते हैं इनके। जब ये रिलेशनशिप में जाते हैं तो लगता है कि बस अब रोमियो जूलियट के बाद यही पैदा हुए हैं, लेकिन इनके रिलेशनशिप चलते नहीं, अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर की हिस्ट्री मिलती है, जिसको कई बार आप डेलिबरेट सेल्फ हार्म भी कहते हैं। जैसे कटिंग ऑफ रिस्ट, कुछ हुआ और रिस्ट कट कर लिया, या फिर ओवर डोसेज ऑफ मेडिकेशन। ये आपको एग्जाम में टिपिकली दिया जाता है। और इन लोगों में एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है जिसको कहते हैं स्पिटिंग। स्पिटिंग क्या है? सीइंग थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब या तो कोई पूरा ही खराब है या एकदम ही अच्छा है। या तो ये चीजों को बहुत खराब मानते हैं, इंसान को बहुत खराब मानेंगे किसी को, और किसी को एकदम भगवान मान लेंगे। ये चीजों को बैलेंस नहीं देख पाते। नॉर्मली लोग कैसे होते हैं? पीपल कम इन शेड्स ऑफ ग्रे, कुछ अच्छाइयां कुछ खराबियां, बट इनके लिए लोग या तो एकदम ही खराब हैं, हॉरिबल हैं, या एकदम अच्छे हैं। और ट्रीटमेंट में क्या होता है? आपका डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी होती है, DBT।
तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या जाता है, यंग फीमेल, यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, यंग फीमेल इमरजेंसी में आती हैं रिस्क कट करने के बाद या ओवर डोसेज ऑफ मेडिकेशन के बाद, हिस्ट्री दी जाती है कि ऐसा पहले भी कर चुकी हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप की हिस्ट्री दी जाती है जो कि अनस्टेबल है, कई बार इंपल्सिविटी की हिस्ट्री दी जाती है कि बहुत जॉब चेंज कर चुकी हैं, और फिर आपसे डायग्नोसिस पूछा जाता है। आप कई बार गलती क्या करते हैं, आपको लगता है कि रिस्क कट करके आए हैं तो शायद सुसाइड अटेम्प्ट है, आप डिप्रेशन का डायग्नोसिस में आते हैं, तो प्लीज क्वेश्चन के पूरे स्टेप को पढ़िए, अगर और चीजें दे रखी हैं तो डायग्नोसिस बॉर्डरलाइन की तरफ ज्यादा आता है। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की बात करते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट को एक इम्पल्स आती है, ड्राइव आती है, एक इम्पल्स सी आती है, अर्ज सी आती है कुछ ऐसा करने के लिए जो कि या तो खुद के लिए नुकसानदेह है या फिर बाकियों के लिए खराब चीज़ है। पेशेंट उस इम्पल्स को, उस ड्राइव को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो ड्राइव बढ़ती आती है, स्ट्रांग होती आती है, पेशेंट बहुत टेंस फील करने लगते हैं और फाइनली हार मान के वो उस बिहेवियर को कर देते हैं। जब वो उस बिहेवियर को करते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ का फीलिंग आता है, कई बार अच्छा भी लगता है, ग्रेटिफिकेशन भी मिलता है, फिर उसके इमीडिएटली बाद फिर गिल्ट होने लगता है कि गलत कर दिया, राइट। सो फीलिंग ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन एंड अराउजल आफ्टर परफॉर्मिंग द बिहेवियर, सेंस ऑफ रिलीफ बट फॉलोड बाय गिल्ट। अब डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज कर रहे हैं डिफरेंट नाम दिए गए हैं। अगर पेशेंट बार बार चीजों को सेटिंग ऑन फायर, चीजों को जला देते हैं तो उसको पायरोमीनिया कहा जाता है। क्लेप्टोमीनिया में स्टीलिंग होती है, पेशेंट ऐसी चीजों को चुराते हैं जिनको चुराने की जरूरत ही नहीं है। एक अच्छे खासे अमीर घर के इंसान जाएंगे मॉल में और वहां से मान लो पेन जेब में रख के आ गए या कोई छोटा सा रबर चुरा के ले आए, अब उनको कुछ करना नहीं उस पेन का, बट ये इंपल्स कंट्रोल नहीं कर पाए, ये स्टीलिंग है। इंटरमिटेंट एक्सपोजर डिसऑर्डर, सडनली एग्रेशन, लोगों को हिट कर सकते हैं या फिर सामान को तोड़ फोड़ सकते हैं। इसके अलावा कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल इंपल्सिव को कंट्रोल ना कर पाना, मैरिड हैं बट जाके सडनली किसी के साथ हुकअप कर लिया, एसटीडी होने का खतरा है, रिलेशनशिप खराब होने का खतरा है। कई बार दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेल्स इज कॉल्ड एज सेटाइरियासिस एंड एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल्स इज कॉल्ड एज निम्फोमीनिया। अभी आपके INICT में क्वेश्चन आया था, म्यूटिलोमीनिया में लोग क्या करते हैं, म्यूटिलेशन ऑफ एनिमल्स, और अनियोमीनिया में क्या होता है, शॉपिंग। ठीक है, दिस इज इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स की, जिसमें पहला आता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो मेन सिम्टम है वो, आपको सिम्टम सारे याद हो जाएंगे अगर आप एक बात याद रखें कि देयर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी इमेज। बॉडी इमेज की डिस्टर्बेंस होती है। बॉडी इमेज क्या होती है, आपकी जो अपनी खुद की परसेप्शन है कि नॉर्मल कैसा दिखना चाहिए, वो बॉडी इमेज है। द परसेप्शन, जो ओन परसेप्शन है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, ए, बी और सी, और मैं आपसे पूछूं ये ए, बी और सी में से नॉर्मल वेट किसका है, ओवरवेट कौन है और थिन कौन है, तो आप शायद बोल देंगे कि ए का नॉर्मल वेट लग रहा है, बी थिन लग रहे हैं और सी ओवरवेट लग रहे हैं। आप ऐसा बोलेंगे? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी इमेज है, व्हाट नॉर्मल शुड लुक लाइक, वो इससे मैच कर गई, ए से मैच कर गई। तो इससे कंपैरिजन में इसको आपने थिन बोल दिया और इसको आपने फैट बोल दिया। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसकी जो इमेज है, बॉडी इमेज है कि व्हाट नॉर्मल शुड लुक लाइक, मान लीजिए वो ही गड़बड़ हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बॉडी इमेज ये है कि दिस इज व्हाट नॉर्मल शुड लुक लाइक, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, फैट, ये और भी फैट, मॉर्बिडली ओबीस, राइट। तो यही होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। एक नॉर्मल लड़की अपने आप को मिरर में देखती हैं बट उनको दिखता क्या है, एक फैट गर्ल, और वो कोशिश करती हैं नॉर्मल बनने की अपने स्टैंडर्ड से, जो कि होता है बहुत थिन। सो ये तो वैसे भी थिन दिख रही हैं, बट ये भी अपने आप को जब देख रही हैं तो उनको फैट दिख रही हैं वो अपने आप को, क्योंकि उनकी जो बॉडी इमेज है नॉर्मल क्या होता है वही डिस्टर्ब है, तो वो और वेट लूज करने की कोशिश करती रहेंगी, जिससे फाइनली एब्सोल्यूट टर्म्स में वेट बहुत कम हो जाएगा। ये होता है आपका प्राइमरली एनोरेक्सिया नर्वोसा में। सो पेशेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कैलोरीज को, सीवियर रिस्ट्रिक्शन होती है कैलोरी इनटेक की, और उसकी वजह से वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ICD डिफाइन करता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा डायग्नोस करने के लिए BMI 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से भी कम होना चाहिए, और डिपेंडिंग अपॉन BMI कितना कम है उतना ज्यादा सीवियर माना जाता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी इमेज होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा डिस्पाइट बीइंग वेरी थिन, डिस्पाइट बीइंग वेरी अंडरवेट, पेशेंट को बहुत मेजर फील होता है कि वेट गेन हो जाए। इनका पूरा का पूरा सेल्फ एस्टीम ही लो वेट पे डिपेंड करता है। हल्का सा भी वेट गेन होता है तो इनको लगता है कि एकदम यूजलेस है, कुछ नहीं है इनके पास। और क्योंकि बहुत स्टार्वेशन होती है तो उसके मेडिकल साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एमिनोरिया, लेन्यूगो, न्यूनेटल हेयर्स। सो ये है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अलावा यूजुअली एडोलेसेंट फीमेल्स में मिलता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट डिलेड हो जाती है, और अगर अडल्ट्स हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, सेक्सुअल डिजायर जो है बहुत लो रहती है, एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटी सिग्निफिकेंट आती है, और बड़ा मुश्किल होता है इन पेशेंट्स को ट्रीट करना यार, क्योंकि बहुत सीक्रेटिव होते हैं। ये पेशेंट्स मानते ही नहीं कि इनको कोई दिक्कत है। ये इनसे आप जब बात करेंगे तो बोलेंगे कि मेरा वेट एकदम ठीक है,
मैं तो एकदम ठीक से खाना खाती हूँ, ये मानेंगे नहीं कि कोई दिक्कत है, तो ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार ही नहीं होते, बहुत बहुत मुश्किल होता है इनको टू गेट रेडी फॉर ट्रीटमेंट। एज आई सेड, एनोरेक्सिया नर्वोसा यूजुअली एडोलेसेंट फीमेल्स में होता है। अच्छा, एनोरेक्सिया वर्ड का मतलब क्या है? इट मीन्स लैक ऑफ एपेटाइट। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स में जो एपेटाइट होती है वो नॉर्मल होती है। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ मिसनोमर, इट्स अ रॉन्ग नेम, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में एनोरेक्सिया तो होता ही नहीं। पेशेंट को भूख तो लगती है तो जान से खाती नहीं है, क्योंकि उसको वेट लॉस, वेट गेन का बहुत डर है और बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस है। सो देयर इज नो एनोरेक्सिया इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। 50% पेशेंट्स में आपको मिलता है रिस्ट्रिक्टिंग टाइप, जिसमें कि कैलोरीज का इंटेक को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। बाकी लोगों में आपको मिलता है बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप। बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप में क्या होगा? यूजुअली तो पेशेंट आपके कैलोरीज के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करेंगी, लेकिन बीच बीच में वो बिंज ईट करेंगी। मतलब बिंज ईटिंग में क्या होता है, एक छोटे से टाइम में, इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बहुत सारा खाना खा लिया जाता है। पेशेंट 5 मिनट में खूब सारा खाना खा लेंगे, और जब वो खा रहे होंगे तो उनको एकदम हेल्पलेसनेस की फीलिंग आएगी कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, जो मिल रहा है खा लिया। तो बिंज ईटिंग की, खा लिया, अब डर लग रहा है कि वेट गेन हो जाएगा, तो अब क्या किया? पर्जिंग, इंड्यूस करके वॉमिटिंग करके पर्ज कर दिया। तो मोस्टली रिस्ट्रिक्ट किया, बट बीच बीच में एपिसोड्स हुए बिंज ईटिंग और पर्जिंग के। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा में कई बार क्वेश्चन आता है कि आप इन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कब करोगे? अगर आपको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन मिल रही है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो गई है, इम्बैलेंसेस हो गए, या फिर जो वेट है वो वेट फॉर हाइट जो है वो जो होना चाहिए उसके 80% से भी कम हो गया है, लेस देन 80% ऑफ व्हाट इट शुड बी। जैसे मान लीजिए हाइट के हिसाब से 50 kg वेट होना चाहिए था, तो 40 से भी कम हो गया है, तो इस केस में आप पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करके आप यूजुअली बिहेवियर थेरेपी देते हैं, एसएसआरआई यूज कर सकते हैं, टीसीए, सिप्रोहेपेटिन, और आप जो कैलोरी का इंटेक है उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कैलोरीज का इंटेक बढ़ाए जा रहे हैं बट पेशेंट का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है? कई बार पेशेंट्स करते क्या है, हॉस्पिटलाइज हो गए, स्टाफ के सामने खाना भी खा लिया, खाना खा के रूम पे गए और वहां जाके वॉमिटिंग कर दी। तो अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है पेशेंट का, तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए आफ्टर फूड, आफ्टर मील 2 आवर का ऑब्जर्वेशन करिए। इस 2 आवर्स में आप वॉशरूम को लॉक कर दीजिए और आप एक नर्स को बिठा दीजिए साथ में इनके, जो इनको ऑब्जर्व करेगी और इनको पर्जिंग करने से रोकेगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बुलिमिया नर्वोसा। सो बुलिमिया नर्वोसा भी आपको फीमेल्स में मिलता है, लेटर रोसेस में मिलता है। इसमें क्या होता है, देयर आर एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग में जैसे कि मैंने बोला, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज इंजेस्टेड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो फूड इंटेक खूब सारा कर लिया, फॉलोड बाय इनएप्रोप्रिएट वेज ऑफ स्टॉपिंग वेट गेन। अब फूड का इंटेक हो गया, अब डर लग रहा है कि वेट गेन हो जाएगा, तो इनएप्रोप्रिएट तरीके से उसको रोकना है। यूजुअली क्या करके? बाय पर्जिंग। पर्जिंग में मोस्टली क्या करते हैं, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग होती है, मोस्टली सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग होती है। यूज ऑफ लेक्सेटिव्स, डायरेटिक्स और एमेटिक्स, या कई बार एपेटाइट सप्रेशन का यूज, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों में हाइपरजिनेसिया होता है, एक बार बिंज ईटिंग कर लिया और फिर 5 किलोमीटर रन पे निकल गए, राइट? इनमें भी देयर इज स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ गेनिंग वेट। अब यूजुअली पर्जिंग होती कैसे है? पेशेंट्स जो है ऐसे फिंगर्स अपने माउथ में डाल के गैग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं, और जब आप बार बार फिंगर्स डाल रहे हैं ओरल कैविटी में, तो आपके जो नकल्स हैं ये टीथ के अगेंस्ट इंजर होने लगते हैं, तो बार बार करते करते नकल्स में कैलस फॉर्मेशन होने लगता है। पर्जिंग करेंगे तो नकल्स में कैलस फॉर्मेशन होने लगता है, और बार बार एसिड आपके ओरल कैविटी में आ रहा है, तो इनेमल्स का भी इरोजन होगा, टीथ इनेमल का इरोजन होगा, जिससे डेंटल कैरीज भी हो सकती हैं। पेराटाइटिस, सलाइवरी ग्लैंड फॉर्मेशन होने लगती है, एसिड का लॉस हो रहा है बार बार, पोटेशियम भी निकलेगा, क्लोराइड भी निकलेगा, तो हाइपोकैलिमिक एंड हाइपोक्लोराइमिक एल्कलॉसिस भी होता है। और अगर फोर्सफुल वॉमिटिंग हो गई तो रेयरली कई बार इसोफेगस या फिर गैस्ट्रिक टीयर भी हो सकता है पेशेंट को। तो अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए, यंग फीमेल है जिसमें एग्जामिनेशन की और ये सब चीजें मिल रही हैं, और आपसे पूछा जाए कि डायग्नोसिस क्या है, तो क्या आंसर होगा? एनोरेक्सिया या बुलिमिया? अगर आपने बोला बुलिमिया तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पर्जिंग जो है सिर्फ बुलिमिया में नहीं होती, 50% केसेस में एनोरेक्सिया में भी हो सकती है। तो आप पर्जिंग के साइंस के बेसिस पे एनोरेक्सिया और बुलिमिया के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बुलिमिया नर्वोसा में वेट नॉर्मल होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज रेयर होती हैं, और पेशेंट यूजुअली सिक्रेटिव भी नहीं होते, दे आस्क फॉर हेल्प, एंड व्हेन दे आस्क फॉर हेल्प यू कैन हेल्प देम बाय गिविंग देम एसएसआरआईज और डूइंग द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये है आपका ईटिंग डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स की। स्लीप डिसऑर्डर्स में हम बात करेंगे सबसे पहले नार्कोलेप्सी की। नार्कोलेप्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड लेटेंसी ऑफ आरईएम स्लीप। नार्कोलेप्सी में बेसिकली होता क्या है, आप जाग रहे हैं, नॉर्मली जब आप सोते हैं तो आप पहले जाते हैं एनआरईएम में, एनआरईएम 1 2 3 4, फिर आप आरईएम में पहुंचते हैं। नार्कोलेप्सी में क्या होता है, जागते जागते एकदम से आप आरईएम स्लीप में चले जाते हैं, और आरईएम स्लीप में जो चीजें होती हैं अगर हम उन प्रॉपर्टीज को याद करें तो हमें नार्कोलेप्सी के सिम्टम याद हो जाएंगे।
आरईएम स्लीप में हम लोग सपने देखते हैं, वी ड्रीम इन आरईएम स्लीप। अगर जागते जागते आपके सडनली आरईएम स्लीप इंक्लूड कर गई, जो कि नार्कोलेप्सी में होता है, जागते जागते सडनली आपने ड्रीम्स देखने शुरू कर दिए, तो आपको लगेगा जैसे कि आप हेलुसिनेट कर रहे हैं। तो पहला सिम्टम है हेलुसिनेशन। हिप्नागोगिक और हिप्नोपम्पिक दोनों हेलुसिनेशन होती हैं। उसके अलावा आरईएम स्लीप में बॉडी का जो मसल टोन है वो खत्म हो जाता है, दिस लॉस ऑफ मसल टोन। नार्कोलेप्सी में क्या होगा, आप यू आर अवेक, सडनली आरईएम स्लीप इंक्लूड करेगी, मसल टोन चला जाएगा, सडन लॉस ऑफ मसल टोन, जिसको हम बोलते हैं कैटाप्लेक्सी। और क्या होगा, आप जाग रहे हैं, जागते जागते सडनली आरईएम स्लीप आ गई, तो आपको लगेगा जैसे कि स्लीप का अटैक आया है, इतना जोर से नींद आएगी कि आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे, एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू फॉल अस्लीप। और फाइनली स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आप सुबह सो के उठे और आप सुबह सो के उठ गए, आपकी नींद तो खुल गई है लेकिन अभी आप अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि मसल टोन वापस नहीं आई है, तो उसको हम बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। तो वो होता है फोर्थ सिम्पटम इन पेशेंट्स में, स्लीप पैरालिसिस। नार्कोलेप्सी होते क्यों है, वेकफुलनेस को इंक्रीज करता है एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है हाइपोक्रिटिन। हाइपोक्रिटिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स की हाइपोक्रिटिन की डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोक्रिटिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स इन हाइपोथैलेमस इज द कॉज फॉर नार्कोलेप्सी। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि हाइपोक्रिटिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, जिससे डेफिशिएंसी ऑफ हाइपोक्रिटिन होती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। सर्टेन एचएलए क्लासेस, HLA-DR2, HLA-DQ-B10602 से एसोसिएशन भी मिला है, फर्दर शोज की इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है। और अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप पेशेंट को बोलेंगे कि अपने आप से आप कोई भी डेंजरस काम नहीं करेंगे, जैसे आप अकेले स्विमिंग पे नहीं जाएंगे, अगर अटैक हो गया डूब गए तो, स्लीप अटैक हो गया डूब गए तो क्या होगा, अकेले ड्राइव नहीं करेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। और आप पेशेंट से बोलेंगे कि आप बीच बीच में नैप्स लीजिए, फोर्स नैप्स लीजिए, उससे अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आप स्टिमुलेंट यूज करते हैं जैसे कि मोडाफिनिल। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नॉक्टर्नल एनोरेसिस के बारे में। बच्चों में किस एज तक हम नॉक्टर्नल एनोरेसिस को नॉर्मल मानते हैं, 5 ईयर्स तक। नॉक्टर्नल एनोरेसिस को आप 5 ईयर्स के बाद ही डायग्नोस करेंगे, उसके पहले डायग्नोस नहीं करेंगे आप। और नॉक्टर्नल एनोरेसिस यूजुअली साइकोजेनिक होता है, जैसे सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग राइवलरी। और देखिए इसको साइकोजेनिक मानने से पहले नॉक्टर्नल एनालिसिस के जो ऑर्गेनिक कॉजेज हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, इन्फेक्शन हो गए, उन सबको रूल आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बोलेंगे कि साइकोजेनिक नॉक्टर्नल एनालिसिस है, बेड वेटिंग है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है बेड वेटिंग का, बेड अलार्म्स, जो कि आपका क्लासिकल कंडीशनिंग से काम करता है। बेसिकली जैसे ही बच्चा यूरिनेट करता है, अलार्म जो है वो रिंग करना शुरू कर देता है। आप बेसिकली चाहते क्या है, आप चाहते हैं कि यूरिनेशन का और गेटिंग अप के बीच का एक एसोसिएशन बन जाए। फाइनली क्या चाहते हैं आप कि बच्चा यूरिनेशन की नहीं, यूरिनेशन की जो अर्ज है वही काफी हो जाए बच्चे को जगाने के लिए। तो ये है बेड अलार्म, इट वर्क्स बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर कोई आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछे नॉक्टर्नल एनोरेसिस की, तो आपका जवाब होगा डेस्मोप्रेसिन। आप इमिप्रामीन और बाकी TCS भी यूज कर सकते हैं, बट वो थर्ड जनरेशन माने जाते हैं या थर्ड लाइन माने जाते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जेंडर डिस्फोरिया या फिर जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। बेसिकली जेंडर डिस्फोरिया है क्या, एक होता है असाइंड सेक्स या असाइंड जेंडर, और एक होता है एक्सपीरियंस जेंडर। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसको एक जेंडर असाइन किया जाता है, प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी, कि पीनिस है, टेस्टिस है, तो आपने बोला ये मेल है, और आप अपने आप को मानते क्या है, वो हो गया आपका एक्सपीरियंस जेंडर। मेजॉरिटी केसेस में असाइंड जेंडर और एक्सपीरियंस जेंडर सेम होता है। जो बच्चा पैदा हुआ जिसका पीनिस है और टेस्टिस है, वो अपने आप को मेल ही मानता है। बट कुछ केसेस में पीनिस और टेस्टिस के साथ बॉर्न हुआ, असाइंड जेंडर मेल है, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर रहा है फीमेल जेंडर से, और अगर इससे उसको डिस्ट्रेस हो रहा है, इससे उसको अगर डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आप डायग्नोसिस बनाते हैं जेंडर डिस्फोरिया या फिर जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस। तो ये जो जेंडर डिस्फोरिया या फिर जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस अडल्ट्स में आता है, तो सिम्टम्स क्या आते हैं कि जो इंडिविजुअल है who was born with penis and testis, उसकी डिजायर क्या है, टू बी ट्रीटेड एज अ फीमेल एंड लिव एज अ फीमेल। और उसकी एक और डिजायर है कि वो जो पीनिस है, टेस्टिस है, उसको उससे डिस्कम्फर्ट रहता है और वो चाहता है कि उसको हटा दिया जाए। वो चाहता है कि पीनिस टेस्टिस को हटा के उसको फीमेल जेंडर में फिजिकली भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। एग्जाम के हिसाब से ये लाइन याद रखिएगा, द पेशेंट कम्स एंड सेज दैट ही इज अ मैन ट्रैप्ड इन अ वुमेन्स बॉडी और अ वुमन ट्रैप्ड इन अ मैन्स बॉडी। अगर ये आपको फ्रेज मिल रहा है तो आपका आंसर है जेंडर डिस्फोरिया। क्या ट्रीटमेंट करोगे, आप हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हो, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हो, या फिर आप एक्चुअल में सर्जरी भी कर सकते हो, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। आप एक्चुअल में बॉडी के ऑर्गन्स को बना सकते हो, नियोफैलस बना सकते हो, राइट। तो दिस इज जेंडर डिस्फोरिया इन एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट्स।
सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आता है। सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के स्टेजेस क्या होते हैं? पहला स्टेज होता है डिजायर, इसमें क्या होता है? डिजायर टू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। फिर आता है आपका एक्साइटमेंट स्टेज, जिसमें मेल्स में पीनिस में इरेक्शन होता है, फीमेल्स में वेजाइना में लुब्रिकेशन होता है। और इस स्टेज के लास्ट पार्ट को कई बार अलग सा फेस बोला जाता है, जिसको बोलते हैं प्लेचो फेस। प्लेचो फेस में एक्साइटमेंट जो है पीक पे पहुंच जाता है। फिर आता है ऑर्गेजम, और एग्जाम में क्वेश्चन कई 2-3 बार आ चुका है, विच इज द शॉर्टेस्ट स्टेज और शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। आंसर है आपका ऑर्गेजम। और उसके बाद आपका आता है रिजोल्यूशन स्टेज, जहाँ पे पेशेंट जो इंडिविजुअल है बेस में वापस पहुंच जाता है। बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की या फिर मेल इरेक्टाइल डिसऑर्डर की। ऑफ कोर्स क्या होता है इसमें? इनेबिलिटी टू अचीव इरेक्शन और मेंटेन इरेक्शन रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो यूजुअली स्पेशली यंगर एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन कॉज साइकोजेनिक होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी। एंजाइटी इतनी होगी कि इरेक्शन नहीं हो रहा है। ओल्डर एज ग्रुप में यूजुअली कॉज आपका ऑर्गेनिक होता है, और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कॉज होता है डायबिटीज। ऑर्गेनिक मतलब या तो ब्लड फ्लो में कुछ दिक्कत है, या तो नर्व फंक्शनिंग में कुछ इशू है, या फिर हार्मोनल इशू है। सो मोस्टली आपको पता ही है डायबिटीज से वेस्कुलोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉज फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको ऑर्गेनिक कॉज है या साइकोजेनिक कॉज है ये जानने का एक सिंपल सा हिस्ट्री है। आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस होती हैं, या फिर नॉक्टर्नल इरेक्शंस होती हैं। आरईएम स्लीप में, जो कि यूजुअली मॉर्निंग की तरफ मिलती है, मेल्स को स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस होते हैं। तो अगर मान लो पेशेंट को सिर्फ एंजाइटी की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो मॉर्निंग के टाइम पे या फिर नाइट के टाइम पे जब एंजाइटी नहीं है, जब वो सो रहा है, तो इरेक्शन होना चाहिए। तो अगर पेशेंट बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन मिलता है, नॉक्टर्नल इरेक्शन मिलता है, तो मोस्ट लाइकली कॉज साइकोजेनिक है। अगर अर्ली मॉर्निंग और नॉक्टर्नल इरेक्शन भी नहीं मिल रहा है, तो शायद कॉज ऑर्गेनिक है। अब आप हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट भी करा के देख सकते हैं। आप पिनाइल प्लेथिस्मोग्राफी या नॉक्टर्नल पिनाइल इंटिमेशन टेस्ट करा के देख लीजिए, वो भी यही चेक करते हैं कि नॉक्टर्नल इरेक्शन हो रहा है या अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो साइकोजेनिक ईडी, अगर नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनिक ईडी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉस्फोडाइएस्टर 5 इनहिबिटर्स ही हैं, जैसे सिल्डेनाफिल हो गई, टडालाफिल हो गई, अवानाफिल, बहुत सारी मेल आ चुकी हैं। इसके अलावा आप अल्फा 1 एंटागोनिस्ट लाइक फेंटोलामिन भी यूज कर सकते हैं, वेसोडाइलेशन करेगी। और आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे एल-प्रोस्टाडिल। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको इंजेक्टेबल या फिर ट्रांस यूरेथ्रल रूट से देना पड़ता है, जो कि ऑफ कोर्स पेशेंट के उतना कन्वीनियंट नहीं होता। इसके अलावा थेरेपी भी होती है, साइकोथेरेपी, जैसे सेक्स थेरेपी कहते हैं, ड्यूअल सेक्स थेरेपी या सेक्स थेरेपी। मास्टर्स और जॉनसन टेक्निक भी कहा जाता है, क्योंकि मास्टर और जॉनसन दो लोगों ने मिलकर टेक्निक्स बनाई थी। तो उन्होंने बेसिकली कहा यह था कि कपल को ट्रीट करेंगे। इनका कहना था कि जो पेशेंट तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल में ही होगा, लेकिन हम कपल को ट्रीट करेंगे, और सेक्सुअल प्रॉब्लम कपल की प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है। इस थेरेपी में उन्होंने बोला कि जब लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उनका इतना ज़्यादा फोकस पेनिट्रेशन के ऊपर होता है कि वो बहुत एंग्जाइटी क्रिएट करने लगता है, प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो ये लोग बोलते हैं कि आप सीधे पेनिट्रेशन पे मत जाइए, आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करिए। तो उसमें कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, और उनको हम लोग कई बार सेंसिटिव फोकस एक्सरसाइजेस कहते हैं। इसमें नॉन जेनिटल सेंसिटिव फोकस एक्सरसाइज भी आती हैं, और बाद में जेनाइटल सेंसिटिव फोकस एक्सरसाइज भी सिखाई जाती है पेशेंट्स को। जैसे कि नाम में ही है कि नॉन जेनाइटल सेंसिटिव में जेनाइटल्स को टच नहीं किया जाता है, और जेनाइटल सेंसिटिव फोकस में पेशेंट को, कपल को सिखाया जाता है कि जेनाइटल एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो बस नाम में रख लीजिए, ड्यूअल सेक्स थेरेपी या फिर सेक्स थेरेपी, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक। और फिर आपका आता है पीएमई, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। DSM-5 ने पहली बार क्लियर किया था कि अगर इजैकुलेशन लेस देन 1 मिनट में हो जाए बार बार फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो उसको हम पीएमई कहते हैं। और ये लेस देन 1 मिनट कैसे? पेनिट्रेशन के बाद। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अगेन वही साइकोजेनिक। ऐसा सारा इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि वो इजैकुलेशन को डिले करते हैं, वो साइड इफेक्ट यहाँ पे इफेक्ट बन जाता है। सो ऐसे सारे आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड, ऑफ लेवल यूज है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीएमई। इसके अलावा 2 टेक्निक्स और यूज की जाती हैं, जो कि नीट पीजी 2023 का क्वेश्चन भी है। एक है स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज टेक्निक में पेशेंट को समझाया जाता है कि जैसे ही आपको लगे कि इजैकुलेशन होने वाला है या फीलिंग आ रही है, तो कोरोनल रिज ऑफ पीनिस पे पीनिस को स्क्वीज करना है यूजिंग अ थंब एंड 2 फिंगर्स। इतना स्क्वीज करना है कि हल्का सा पेन हो जाए, चोट नहीं लगानी है, इंजर नहीं करना है, हल्का सा पेन हो जाए, इतना स्क्वीज करना है। पेशेंट खुद भी कर सकते हैं या फिर पेशेंट के पार्टनर भी कर सकते हैं। और दूसरा जो एग्जाम में आया था स्टॉप स्टार्ट टेक्निक, जिसको हम सीमेंस टेक्निक भी कहते हैं। पेशेंट को आप सिखाते हैं कि जैसे ही लगे आपको कि इजैकुलेशन होने वाली है, आप अपना सेक्स को स्टॉप कर दीजिए और कुछ टाइम का ब्रेक लीजिए, 15-20 सेकंड का, और फिर से स्टार्ट करिए, स्टॉप स्टार्ट। तो दोनों का बेसिकली पर्पस क्या है कि स्क्वीज करने से और आपका सेक्सुअल एक्टिविटी को रोकने से जो इजैकुलेशन की जो वेव बिल्डअप हो रही है वो अबॉर्ट हो जाती है, और फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी को फिर से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है पीएमई। और यहाँ पे भी आप सेक्स थेरेपी जो हमें लास्ट में पीटी में पढ़ाते हैं डिस्कशन में, वो भी कर सकते हैं। पैराफिलियास, जिसमें कि सेक्सुअल अराउजल जो है या ग्रेटिफिकेशन जो है वो आपका नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर से ना मिलकर डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर से मिलता है। इस पर कई क्वेश्चन आते हैं। वॉयरिज्म बाय वॉचिंग अदर्स,
सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है बाकी लोगों को वॉच करते हुए, बाकी लोगों को इन स्टेट ऑफ निकेट स्टेट में देख के, या फिर वाइल अदर्स आर इंडल्जिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी उस टाइम पे देख के, ये वॉयरिज्म हो गया। एक्सिबिशनिज्म क्या है? अपने आप को शो करके, एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू यूजुअली अ स्ट्रेंजर, अनसस्पेक्टिंग स्ट्रेंजर, अनजान लोगों के सामने एक्सिबिशनिज्म करके सेक्सुअल अराउजल मिलता है। फ्रॉटुरिज्म, टचिंग, यूजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अनसस्पेक्टिंग स्ट्रेंजर्स के अगेंस्ट अपना जो पेनिस है उसको रब करके या टच करके उससे सेक्सुअल अराउजल मिलता है, फ्रॉटुरिज्म। टचिंग द जेनिटल्स ऑन टू अ स्ट्रेंजर, यूजुअली पब्लिक प्लेसेस में। सैडिज्म, मैसोचिज्म, सैडिज्म सेक्सुअल अराउजल बाय इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल पेन या इंसल्ट, हिट करना, स्लैप करना, या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। और मैसोचिज्म में बाय बीइंग द रेसिपिएंट, सैडिज्म वाले को इन्फ्लिक्ट करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है, मैसोचिज्म वाले को रेसिपिएंट उनके ऊपर किया जाए तो उनको उससे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। पीडोफिलिया, पीडोफिलिक डिसऑर्डर, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट और सेक्सुअल एक्टिविटी विद द माइनर, 13 ईयर से कम के बच्चे के साथ, चाइल्ड के साथ करके ग्रेटिफिकेशन मिलती है। फेटिशिज्म, यूज ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे क्लोथिंग आइटम्स हो गए, या फिर नॉन जेनिटल्स बॉडी पार्ट जैसे फुट फेटिश बहुत कॉमन होता है, फीट से सेक्सुअल अराउजल मिलता है। एंड देन ट्रांसवेस्टिज्म, क्रॉस ड्रेसिंग से सेक्सुअल अराउजल होता है, मेल है तो फीमेल के क्लॉथ पहन के सेक्सुअल अराउजल होता है। दिस इज अबाउट द पैराफिलियास एंड दिस इज अबाउट द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। और स्टूडेंट्स बात करते हैं चाइल्ड साइकियाट्री की। सो चाइल्ड साइकियाट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी किस में ज्यादा कॉमन होता है, बॉयज में या गर्ल्स में? द आंसर इज सिंपल, इट इज मोर कॉमन इन बॉयज। अब एडीएचडी पे जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको एक क्लिनिकल हिस्ट्री दी जाएगी एंड दे विल आस्क यू टू मेक द डायग्नोसिस, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, या फिर क्वेश्चन ट्रीटमेंट के ऊपर आता है। यूजुअली यही दो क्वेश्चन एग्जाम में कॉमनली मिलते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं एडीएचडी के? अब एडीएचडी के सिम्टम्स काफी हद तक इसके नाम नहीं है, अटेंशन का डेफिसिट है और हाइपर एक्टिविटी है, साथ में इंपल्सिविटी है। तो द थ्री सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी इंक्लूड इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिविटी। अब एग्जाम में आपको सिंपली इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इंपल्सिविटी लिखा हुआ नहीं मिलता है। यूजुअली एग्जामिनर आपको क्लिनिकल सिनेरियो देंगे जिसमें सिम्टम्स बताएंगे। जैसे इनअटेंशन का सिम्टम क्या होगा? सो एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि द चाइल्ड इज नॉट एबल टू गिव अटेंशन टू क्लोज डिटेल्स, नॉट एबल टू गिव अटेंशन टू क्लोज डिटेल्स। बच्चा डिटेल्स पे अटेंशन नहीं दे पाता है। और क्या मिलेगा आपको सिम्टम? चाइल्ड इज डिस्ट्रैक्टिबल, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। द चाइल्ड इज डिस्ट्रैक्टिबल, जंप्स फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, एक काम शुरू करता है उसको बिना खत्म किए दूसरा काम करने लगता है, राइट? जंप्स फ्रॉम वन टास्क टू अनदर विदाउट कंप्लीटिंग इट, राइट? एक गेम खेलना शुरू करेगा, उस गेम को पूरा खत्म करेगा भी नहीं, कुछ और करना शुरू कर देगा। किताब लेके बैठेगा, बिना कंप्लीट किए कुछ और करना शुरू कर देगा। सो अटेंशन किसी भी एक चीज पे लंबे टाइम तक नहीं रह पाती है, अटेंशन चेंज होती रहती है, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। हाइपर एक्टिविटी, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। जब एडीएचडी वाले बच्चे जिनको सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है, मान लीजिए क्लिनिक पे भी आते हैं, तो कमरे में घुसेंगे और घुसने के बाद वो पूरे कमरे में घूमना शुरू कर देंगे, डॉक्टर के साथ चेयर पे आ जाएंगे, टेबल से सामान खाने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे। तो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, एक्सेसिव एक्टिविटी होती है। और एग्जाम में कई बार लिखा है, आपको एग्जाम में मिलता है कि नॉट एबल टू सिट एट हिज चेयर, चुपचाप क्लास में नहीं बैठता है, रोम्स अराउंड इन द क्लास, क्लास में घूमता रहता है, क्लास में घूमता रहता है, खुद भी नहीं पढ़ता है और बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है। इस टाइप का एग्जाम में हिस्ट्री दी जाती है। और थर्ड सिम्टम है आपका इंपल्सिविटी, बच्चा बहुत इंपल्सिव होता है, अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाता है, कांट वेट फॉर टर्न, चाइल्ड कांट वेट फॉर हिज टर्न। जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को सबको बोला कि आप लाइन में खड़े रहिए, आपको कुछ देंगे, मान लीजिए कुछ खाने के लिए चीजें जा रही है। अब ये जिस बच्चे को एडीएचडी है, इसके लिए लाइन में लग के अपनी बारी का वेट करना बहुत मुश्किल है, वो लाइन तोड़ के आ जाएगा कि पहले मुझे दे दो, ठीक है? पेपर एग्जाम में लिखा हुआ आता है आंसर्स बिफोर क्वेश्चन इज कंप्लीट। आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछना शुरू किया और इससे पहले आप आंसर क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओ, ये बच्चा आंसर दे देगा, आंसर्स बिफोर क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो ये तीन मेन सिम्टम्स होते हैं आपके एडीएचडी के, जो क्लिनिकली मिलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कोई फिजिकल फाइंडिंग मिल जाती है? अब आप क्रॉस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको ऐसी फाइंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन कई बार सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइंस मिल जाते हैं। ये सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइंस क्या होते हैं? ऐसे साइंस जो कि नॉर्मल एग्जामिनेशन में तो नहीं मिलते, बट जब आप बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं तब आपको साइंस मिल जाते हैं। जैसे कि क्या? एज अप्रोप्रिएट फिगर्स ड्रॉ नहीं कर पाएगा, एक उम्र में बच्चा सर्कल बनाना सीखता है, ट्रायंगल सीखता है, स्क्वायर सीखता है, इस सब में लैक करेगा। या फिर राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा, एग्जाम में ऊपर आया था। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है एडीएचडी की?
So basically the drug of choice is methylphenidate. Methylphenidate is the drug of choice. Methylphenidate is a kind of stimulant. Stimulant होता है methylphenidate. Methylphenidate को हम drug of choice मानते हैं, लेकिन आप बाकी stimulants भी use कर सकते हैं, जैसे कि amphetamines, right? But drug of choice is methylphenidate. ADHD के बाद बात करते हैं हम PDD की, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. अब ये जो सेक्शन था परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का, ये ICD-11 से भी हट चुका है और DSM-5 से भी हट चुका है, लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार आ जा रहा है, इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड कर रखा है. परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक ग्रुप है, इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. इसमें सबसे फेमस है ऑटिज्म. अब ऑटिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आमतौर पे हिस्ट्री दी जाएगी और आपको डायग्नोसिस बताना है. सो ऑटिज्म के 3 मेन सिम्टम्स होते हैं. पहला सिम्टम क्या है? इंपेयरमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. जो बच्चा है आफ्टर इज बॉर्न, जन्म के बाद से ही सोशल इंटरेक्शन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करता है. जैसे कि एकदम स्टार्टिंग में आई कांटेक्ट हुआ रहेगा. आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे भी आई कांटेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे आई कांटेक्ट नहीं होता. सोशल स्माइल नहीं देगा बच्चा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, सोशल स्माइल नहीं देगा. एंटिसिपेटरी पोस्चर एब्सेंट रहेगा. एंटिसिपेटरी पोस्चर क्या होता है? अगर आप कभी किसी बच्चे को गोदी उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या करते हो? आप ऐसे हाथ करते हो. बच्चे को आपके पास आना है तो बच्चा ऐसे करता है. ये जो बच्चा ऐसे करता है ये एंटिसिपेटरी पोस्चर है. बच्चा एंटिसिपेट कर रहा है कि मुझे गोदी में उठाने वाले हैं, इसलिए वो ये पोस्चर लेता है. इस बच्चे में एंटिसिपेटरी पोस्चर नहीं होता. ये सिम्टम्स आते हैं पुअर सोशल इंटरेक्शन के. ये बच्चा जब बड़ा होता है तो डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाने के लिए सोशल स्किल्स नहीं है बच्चों को. बच्चे में सोशल इंटरेक्शन की दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स बनाना मुश्किल हो रहा है. तो ये है आपका इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन. इसके अलावा आपका आता है रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. बच्चा एक ही तरीके का बिहेवियर बार बार करता है, जैसे कि वो एक ही तरीके से खेलेगा. आमतौर पर हम क्या देखते हैं, बच्चे मान लो बच्चे को आपने कार दे दी, अब बच्चा वो कार चला रहा है, कुछ 1-2 घंटे में बोर होकर उसको फेंक देगा, कुछ और खेलना शुरू कर देगा. यहाँ पे बच्चा एक ही तरीके से बार बार खेलेगा. जैसे मान लो बच्चे को कार पसंद आ गई और उसने उसको ऐसे दीवार पे चलाना शुरू कर दिया, अब वो कई हफ्तों तक उसी गेम को दिन भर खेलता रहेगा, बार बार खेलेगा, एक ही पैटर्न ऑफ प्ले चलता रहेगा. एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इन बच्चों में इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट दे हैव लैक ऑफ इमेजिनेशन. इमेजिन उतना नहीं कर पाते हैं. नॉर्मली बच्चे नए नए गेम इमेजिन कर पाते हैं, यहाँ पे इमेजिनेशन थोड़ा सा वीक रहता है. सिर्फ प्ले बिहेवियर ही नहीं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स हो सकती हैं. अगर आपको याद, हमने बात की थी स्टीरियोटाइपी की, राइट? स्पॉन्टेनियस पर्पसलेस मूवमेंट, मैंने से हैंड रिंगिंग मूवमेंट, जिस टाइप का हैंड रिंगिंग मूवमेंट होती है, राइट? सो हैंड रिंगिंग मूवमेंट, स्पिनिंग, गोल गोल घूमते रहेंगे या हेड बैंग करते रहेंगे, इस टाइप के बिहेवियर बार बार करेगा बच्चा. और थर्ड सिम्टम होता है इंपेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, जिसमें हम टिपिकली बोलते हैं, एग्जाम में टिपिकली आता है बच्चे के मोटर माइलस्टोन्स नॉर्मल है, लेकिन बच्चे के लैंग्वेज माइलस्टोन्स डिलेड है. बाइसिलेबल डिलेड है, मोनोसिलेबल डिलेड है, सेंटेंस फॉर्मेशन डिलेड है. सो द मोटर माइलस्टोन्स आर नॉर्मल, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज माइलस्टोन्स आर डिलेड. इमीडिएटली आपका दिमाग जाना चाहिए ऑटिज्म की तरफ. परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में ऑटिज्म के बाद आता है रेट्स डिसऑर्डर या फिर रेट सिंड्रोम, जो भी एग्जाम में पूछा भी गया था. रेट सिंड्रोम में क्या होता है? यूजुअली फीमेल चाइल्ड में होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फीमेल चाइल्ड में कॉमनली पाया जाता है, या लेट मी रिफ्रेम इट, यूजुअली फीमेल चाइल्ड में मिलता है. मेल में एक्सेप्शनली बहुत रेयर है मेल में मिलना. पहले 5 महीने डेवलपमेंट एकदम नॉर्मल रहती है. 5th से 48th मंथ के बीच में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं. पहला सिम्टम क्या है? आपका डिसेलरेशन ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस. जो हेड का सर्कमफ्रेंस है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है. जो हेड की ग्रोथ है बाकी बॉडी की ग्रोथ के कंपैरिजन में पीछे रह जाती है. तो आपका जो बच्चे का हेड है कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी वो छोटा लगता रहता है. इसकी वजह से लास्ट में आती है माइक्रोसिफेली. और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ रेट सिंड्रोम एक्सेप्ट, और उस एक्सेप्ट में एक ऑप्शन देते हैं मैक्रोसिफेली. तो मैक्रोसिफेली नहीं मिलती है, माइक्रोसिफेली मिलती है. इसके अलावा क्या होगा? लॉस ऑफ एक्वायर्ड हैंड स्किल्स एंड स्पीच. बच्चे ने जो भी सीखा होगा वो चला जाएगा. मान लो बच्चे ने पिंसर गैस सीख लिया था, अब वो पिंसर गैस भूल के वापस पामर गैस पे आ जाएगा, राइट? या फिर बच्चे ने मान लो बाइसिलेबस बोलने शुरू कर दिए थे, वो भूल के वापस मोनोसिलेबस पे आ जाएगा. इसके अलावा क्या होगा? डिस्टर्बेंसेज ऑफ गेट. बच्चे को डिस्टर्बेंसेज ऑफ गेट होगी. और इनके अलावा जो 3 सिम्टम हमने ऑटिज्म में पढ़े थे वो तीनों भी आपको मिल जाएंगे. आपका डिस्टर्बेंसेज ऑफ सोशल इंटरेक्शन, डिस्टर्बेंसेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. एक बात याद रखेंगे, रेट सिंड्रोम में 75% बच्चों में इसमें सीजर्स भी मिलता है. एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में और भी होते थे. ऑटिज्म था, रेट सिंड्रोम था, हेलर सिंड्रोम था, एस्पर्जर सिंड्रोम था. एग्जाम में वो सब आते नहीं है. इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि ICD-11 और DSM-5 ने क्या किया है? ICD-11 DSM-5 ने क्या कहा? इन सारे सबटाइप्स को मर्ज करके बोला कि अब एक ही डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. और उन्होंने ये जो डिस्टर्बेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज वाला जो वो था, क्लॉज था या फिर वो जो क्राइटेरिया था, उसको हटा दिया है. लैंग्वेज डिसफंक्शन हैज बीन रिमूव्ड एज अ क्राइटेरिया. सो एग्जाम में रखना एग्जाम के लिए कि अब नया नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर.
बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन की, जिसका नया नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन? दोनों चीजें लैकिंग होती हैं। देयर इज लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड लैक ऑफ अडेप्टिव स्किल्स। अडेप्टिव स्किल्स मतलब नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए उनको हम अडेप्टिव स्किल्स कहते हैं, राइट? तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब है, लेकिन सिर्फ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने से कुछ नहीं होगा, अडेप्टिव स्किल्स भी लैकिंग होनी चाहिए। इंसान नॉर्मल अगर लाइफ अपने आप नहीं जी पाता है, अडेप्टिव स्किल्स लैकिंग है, तो ही हम डायग्नोसिस बनाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। जब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हम बात करते हैं आईक्यू की। आईक्यू क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट, और इसका फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले में याद रखना है कि क्रोनोलॉजिकल एज को हम कभी भी 15 ईयर्स के ऊपर नहीं डालते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये चाइल्ड कम्स टू यू फॉर एग्जामिनेशन, उसका मेंटल एज कम्स आउट टू बी 12 एंड उसकी एक्चुअल बायोलॉजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज 20 ईयर्स है, तो क्या IQ हुआ? तो 12 डिवाइडेड बाय 20 नहीं करेंगे आप, डिनोमिनेटर 15 से ऊपर नहीं हो सकता, 12 डिवाइडेड बाय 15 करके आप बोलेंगे इसकी जो IQ है वो है 80। ठीक है? नॉर्मल IQ यूजुअली 90 to 109 तक होता है, बॉर्डरलाइन IQ होता है 70 to 89, और 70 के नीचे हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। अब 50 to 70 जो है वो माइल्ड हो गया, 35 to 49 मॉडरेट, 20 to 34 35 सीवियर, और जैसे 20 आपका प्रोफाउंड हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन? क्या आंसर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम। इंटरेस्टिंगली व्हाट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन? ज्यादा बार आया हुआ है, क्या आंसर है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। याद रखना, ये मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज इज डाउन सिंड्रोम, सेकंड मोस्ट कॉमन इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अब बात करते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स की। जैसा कि नाम नहीं है, बिहेवियर डिसरप्टिव है बच्चे का। अगर ये ज्यादा सीवियर है तो इसको कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं, और अगर ये कम सीवियर है तो इसको अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बोलते हैं। सो कंडक्ट डिसऑर्डर बेसिकली क्या होगा? कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चा का जो बिहेवियर, जो डिसरप्टिव बिहेवियर है वो सीवियर होगा, इतना सीवियर होगा कि दूसरों के राइट्स के बारे में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरों के राइट्स को वो वायलेट करेगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम के हिसाब से हमें याद रखना पड़ेगा कि ज्यादा सीवियर चीजें वो करेगा, ज्यादा हायर लेवल पे मिसबिहेव करेगा, जैसे कि स्टीलिंग, चोरी करना, स्टीलिंग, बार बार झूठ बोलना, घर से भाग जाना, एग्रेशन, दूसरों को बुली करना, क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, राइट? डिसोबीडियंस चलो है ही, लेकिन रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, तो ये सब चीजें हैं, थोड़े से सीवियर फॉर्म का मिसबिहेवियर है, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। और जिन बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर होता है उनमें आगे जाके एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। अब एक और टाइप है डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर का जो कि इससे माइल्डर है, उसका नाम है अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर। अब देखो नाम में ही है अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर, ये बच्चा अपोज कर रहा है और डिफाई कर रहा है, मतलब उसको जो बड़े लोग बोलते हैं उसको मानता नहीं है, बड़े लोगों को जानबूझ के इरिटेट करता है, टीचर जो बोलती है उसको मानता नहीं है। तो ना मानने वाला काम तो ये भी करता है, लेकिन चोरी करना, दूसरों को मारना, घर से भाग जाना, एनिमल्स को क्रुएल्टी करना, जो सीवियर फॉर्म्स हैं वो नहीं करता है। सो नेगेटिविस्टिक एंड डिफाइंट बिहेवियर टुवर्ड्स द अडल्ट्स एंड अथॉरिटी फिगर, जो भी आप बोलोगे मानेगा नहीं, लेकिन कुछ मेजर गड़बड़ नहीं करेगा। ऐसे ही आप इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे। कंडक्ट डिसऑर्डर में ज्यादा सिम्टम्स होंगे, ज्यादा सीवियर सिम्टम्स होंगे, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में कम होंगे। ट्रीटमेंट काफी मुश्किल रहता है दोनों ही कंडीशंस का। आमतौर पे हम लोग बोलते हैं साइकोथेरेपी, जिसमें बिहेवियरल थेरेपी आती है और फैमिली थेरेपी आती है, नॉट इजी टू डू। और कई बार मेडिकेशन यूज की जाती है, जैसे लो डोज एंटीसाइकोटिक्स यूज कर सकते हैं, अगेन प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता है। चलिए, ये था चाइल्ड साइकेट्री। अब बात करते हैं हम साइको एनालिसिस की। अभी तक हमने जो साइकेट्री पढ़ी वो मोस्टली बायोलॉजिकल पढ़ी, हमने रिसेप्टर्स की बात की, न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की। आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले ये सब पता नहीं था। इनफैक्ट 100-150 साल पहले क्या, आज से 50-60 साल पहले भी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी हमें कि ब्रेन फंक्शन कैसा करता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स डेवलप कैसे करते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक यही एक थ्योरी थी जो कि साइकेट्री पे जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इसका नाम है साइको एनालिसिस। इसके बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। शायद आपने नाम सुना होगा, सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस की थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बचपन में जो चीजें होती हैं, एंड अनकॉन्शियस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके मन के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इनकी वजह से आपका बिहेवियर भी डिटरमाइन होता है, और यही साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी कराते हैं। बचपन में जो हुआ और अनकॉन्शियसली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं वो ना आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, उन्हीं की वजह से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ये थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस है। जो साइको एनालिसिस की जो थ्योरी है और जो ट्रीटमेंट मेथड के लिए जो टर्म यूज होता है, दोनों एक ही है।
थ्योरी को भी हम साइकोएनालिसिस कहते हैं, और ट्रीटमेंट मेथड जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर इसके बेसिस पे बनाया गया है, उसको भी हम साइकोएनालिसिस ही कहते हैं। सो फ्रॉइड ने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड। इस थ्योरी में फ्रॉइड ने बोला कि हमारे माइंड के 3 पार्ट हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आपको अपने बारे में जो भी पता है, आपको अपने बारे में जो भी याद है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में आता है। ऐसी चीजें जो आप भूल चुके हैं और जो आप याद कर ही नहीं सकते, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं। और ऐसी चीजें जो कि आपको नॉर्मली याद नहीं है, लेकिन आप एफर्ट्स करके याद कर सकते हैं, फ्रॉइड ने कहा ये आपके प्री कॉन्शियस में आती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अपनी 2nd क्लास की क्लास टीचर का चेहरा याद करने की कोशिश करिए, अगर कोशिश करके याद आ गया तो हम बोलेंगे कि वो आपके प्री कॉन्शियस में था, और अगर याद नहीं आ रहा है तो वो आपके अनकॉन्शियस में जा चुका है। ये अनकॉन्शियस पार्ट जो है माइंड का, इसमें और भी कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, कुछ भी ऐसी मेमोरी जो कि खराब है, डिस्टर्बिंग है, और कुछ इंस्टिंक्ट्स भी छुपी हुई होती हैं। राइट, इंसान 2 बेसिक इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा होता है, एग्रेशन और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। ऐसा फ्रॉइड का मानना था और बाकी साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि 2 बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, एग्रेशन और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। ये दोनों आपकी अनकॉन्शियस में छुपी रहती हैं। तो जब हम बोलते हैं कि साइकोएनालिसिस की थ्योरी कहती है कि अनकॉन्शियस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो बेसिकली इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और अभी एक और पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो फ्रॉइड ने बोला कि आपके अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें छुपी रहती हैं, डिस्टर्बिंग मेमोरीज और ड्राइव जो बाहर आना जाती हैं, बट वो आ नहीं पाती हैं। इसकी वजह से कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। और फ्रॉइड ने बोला कि अगर हम किसी तरीके से इन मेमोरीज को बाहर ला पाए, इन चीजों को याद कर पाए, या पेशेंट उन चीजों को याद कर पाए, तो वो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स ठीक हो जाएंगे। ऐसा करने के लिए फ्रॉइड ने कुछ टेक्निक्स दी, और उनमें से एक टेक्निक थी टेक्निक ऑफ फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, आपने कभी मूवीज में देखा होगा, ऐसे दिखाते हैं ना साइकियाट्रिस्ट का ऐसे काउच सा होता है, ऐसे पेशेंट मतलब हाफ इंक्लाइन लेटे रहते हैं और साइकियाट्रिस्ट जो है पीछे बैठे रहते हैं। तो बेसिकली ये होता है फ्री एसोसिएशन में, आप पेशेंट को लिटा देते हैं और साइकियाट्रिस्ट पीछे बैठ जाते हैं ताकि पेशेंट डायरेक्टली देख ना पाए उनको, और आप पेशेंट से बोलते हैं कि आपके मन में जो भी आ रहा है अब आप बोलिए। बेसिकली फ्री एसोसिएशन में होता है, पेशेंट से बोला जाता है कि आपके मन में जो भी आ रहा है आपको बोलना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। चाहे कितना भी खराब थॉट मन में क्यों ना आ जाए, आपको उसको सेंसर नहीं करना है, जो भी मन में आया वो आपको बोलना ही बोलना है। तो पेशेंट ऐसे बोलते रहते हैं, साइकियाट्रिस्ट पीछे बैठ के लिखते रहते हैं। बेसिक फंडा ये है कि जब इस टाइप से फ्री एसोसिएशन होती है तो अनकॉन्शियस में छुपी हुई चीजें कई बार स्लिप ऑफ टंग के थ्रू बाहर आ जाती हैं, जिसको बाद में साइकियाट्रिस्ट बैठ के एनालाइज करते हैं। सो ये टेक्निक थी फ्री एसोसिएशन की। जब आप फ्री एसोसिएशन करते हैं या फिर जब आप बाकी तरीके यूज करते हैं अनकॉन्शियस मेमोरी को याद करने के लिए, तो कई बार पेशेंट ऐसी छुपी हुई बातों को याद कर पाते हैं जो कि उनको पता ही नहीं थी कि उनके मन में छुपी हुई है। और जब उनको याद करते हैं तो फिर कई बार वो बहुत ज्यादा इमोशंस का रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी 20 ईयर ओल्ड फीमेल का साइको एनालिसिस कर रहे हैं और उनको सडनली याद आता है कि 9 साल की उम्र में उनका सेक्सुअल अब्यूज हुआ था और किसी फैमिली मेंबर ने किया था, और वो चीज अनकॉन्शियस में छुपी हुई थी। अब जैसे ही उनको याद आया तो बहुत याद, वो मेमोरी के साथ साथ बहुत गुस्सा होती है, बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एब रिएक्शन, रिकॉल ऑफ मेमोरी विद रिलीज ऑफ इमोशंस। राइट, इसके अलावा 2 चीजें और यूज की जाती हैं जो एग्जाम में आती हैं, ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। Transference is feeling that the patient develops towards the doctor, and counter transference is the vice versa, the feeling that doctor develops towards the patient. इसका क्या यूज है? जैसे मान लीजिए आप साइकोएनालिसिस कर रहे हैं, आपके पास एक यंग फीमेल आके बैठती हैं, आप उनके साथ उनकी थेरेपी कर रहे हैं, साइकोएनालिसिस कर रहे हैं, पहला सेशन है और आप एक मिडिल एजेड आदमी है, यू आर अ मिडिल एजेड मैन। दिस यंग गर्ल कम्स एंड सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू। पहले ही सेशन में आपको दिखता है कि जो गर्ल है ये बड़ी हॉस्टाइल सी है, ये बहुत गुस्से में है, आपसे बिना बात की नाराज सी दिख रही है, और आपको ये समझ आता है कि बेसिकली ये जो पेशेंट है ये आपके अंदर अपने फादर को देख रही है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और जिनके साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफरेंस है, ये पेशेंट ने एक फीलिंग डेवलप किया आपके लिए, और ये जो फीलिंग है 2 चीजों से मिलकर बनी है। एक जो रियल फीलिंग आपके लिए है, और दूसरा पुराने ऐसे संबंध या पुराने ऐसे रिलेशनशिप जो कि इस पेशेंट की लाइफ में रहे हैं उनके लिए जो फीलिंग थी उसको, और रियल फीलिंग जो अभी हो रही है उसको मिला के जो फीलिंग आ रही है उसको आपने ट्रांसफरेंस बना दिया। क्योंकि आप एक मिडिल एजेड मैन है, आपका अभी आपने भी वैसे ही बियर्ड रखी हुई है जैसे इनके फादर रखते थे, और आप भी एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे हैं, इसलिए इमीडिएटली आप इस लड़की को अपने फादर की याद दिला रहे हैं, और जो इमोशनल रिएक्शन लड़की का आ रहा है वो मिला जुला आ रहा है जो उसका अपने फादर के लिए होता प्लस जो आपके लिए है, ये है ट्रांसफरेंस। तो आप जैसे ही ये देखते हैं कि लड़की हॉस्टाइल है, नाराज है, बिना बात के ही नाराज है, आपको ये क्लू मिल जाता है कि देयर इज समथिंग इन द डॉटर फादर रिलेशनशिप जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनके सिम्टम्स के लिए और जिसको आपको और एक्सप्लोर करना है। इसका उल्टा काउंटर ट्रांसफरेंस, डॉक्टर जो फीलिंग डेवलप करता है पेशेंट के लिए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। बाद में फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी चेंज कर दी, टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड से निकल के वो चले गए स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड पे। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड में फ्रॉइड ने बोला कि माइंड के 3 पार्ट हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो।
ईड आपके माइंड का वो पार्ट है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। आपके माइंड का वो पार्ट जिसको बस एंजॉय करना है, जिसको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, जिसको बस एंजॉय करना है, मजा लेना है, अभी लेना है, इसी वक्त लेना है और यहीं पे लेना है। प्लेजर इज व्हाट इट केयर्स फॉर। सुपर ईगो आपके माइंड का वो पार्ट है जो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। आपके माइंड का वो पार्ट जो बोलता है सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, मेहनत करो, पैसे खराब मत करो, ये सारी मोरालिटी वाली बातें करता है जो पार्ट, वो है सुपर ईगो। और आप कौन है? आप इन दोनों के बीच में फंसी हुई ईगो। आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्लेजर लेना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत ज्यादा मोरालिटी से भी दुनिया नहीं चलती। आप काम करते हैं रियलिटी प्रिंसिपल पे। आपको पता है कि इस दुनिया में जीने के लिए रियलिटी के साथ कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है और दोनों ही चीजें एक्सट्रीम बहुत ज्यादा काम नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका ईड कह रहा है कि ये सब बेकार की बातें, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, चलो बाहर जाते हैं, बियर पीते हैं, डांस करते हैं और जमीन पे लेट जाते हैं। आपका सुपर ईगो कह रहा है कि पूरा का पूरा लेक्चर खत्म करते हैं, उसके बाद रिवाइज करते हैं और एमसीक्यू करके ही सोएंगे आज। और बीच में बैठ के आप एक बैलेंस बना रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि लेक्चर खत्म होने के बाद 2 घंटे की एक मूवी देखूंगा, थोड़ा रिलैक्स करूंगा। हम ऐसे करते हैं ना, बैलेंस बनाते हैं। तो बैलेंस बनाने का काम आपकी ईगो करती है। अब ये ईड और सुपर ईगो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, क्योंकि ईड अलग बात करता है, सुपर ईगो अलग बात करता है और इनके लड़ाई की वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होती है। उस एंग्जाइटी को हैंडल करने के लिए ईगो कुछ मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करती है। उन मैकेनिज्म्स को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। सो क्या है डिफेंस मैकेनिज्म्स? दे आर मैकेनिज्म्स यूज्ड बाय ईगो टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ एक्सेसिव एंग्जाइटी। और ये डिफेंस मैकेनिज्म्स अनकॉन्शियस होते हैं। जब आप इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप इनको यूज कर रहे हैं। सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स अनकॉन्शियस होते हैं एक्सेप्ट वन, वो कौन सा भी पढ़ेंगे। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात करते हैं एग्जांपल के साथ। डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफर ऑफ इमोशंस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ये फोबिया में देखा जाता है। साइकोएनालिसिस की थ्योरी के हिसाब से फोबिया डेवलप होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट का डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि मान लीजिए आप घर जाते हैं और घर पे आपके फादर आपको किसी बात के बहुत डांटते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, बट आप अपने फादर को कुछ नहीं बोल पाते, तो आप क्या करते हैं? आप अपने छोटे भाई के कमरे में जाते हैं और आप उसको जम के पीटते हैं। यह है डिस्प्लेसमेंट। आपने इमोशन को ट्रांसफर कर दिया एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे, जो कि सॉफ्ट टारगेट है। जैसे कि आपके हॉस्पिटल में होता है, आपके एसआर डांट खाते हैं कंसल्टेंट से, वो आके डांटते हैं पीजी को, पीजी आके डांटते हैं इंटर्न को और इंटर्न जाके डांटता है पेशेंट के रिलेटिव को। यह है डिस्प्लेसमेंट। मेडिकल कॉलेजेस इसी डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एन इंपल्स इनटू इट्स एग्जैक्ट अपोजिट। आपके मन में जो है आप उसका एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आप डेट पे जाना चाहते हैं, आप डेस्परेटली डेट पे जाना चाहते हैं, लेकिन डेट पे जाना तो दूर, कोई भी लड़की आपसे बात करने तक वो तैयार नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप अपने जैसे 3-4 लोग इकट्ठा करते हैं और आप बोलते हैं कि वैलेंटाइंस डे हमारे समाज के खिलाफ है, और आप जाके उन लोगों की पिटाई शुरू कर देते हैं जो वैलेंटाइंस डे के दिन डेट पे गए हैं। तो आप जो करना चाहते हैं आप उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं। यह है रिएक्शन फॉर्मेशन। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स को हम मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। निमोनिक है साहस। सब्लिमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सोशली अनएक्सेप्टेबल इंपल्स इनटू अ सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आपके अंदर बहुत एग्रेशन है, आपके अंदर बहुत वायलेंस है, आपको ब्लड पसंद है, आपको फ्लैश पसंद है, आपको एग्रेशन पसंद है, बट ये सारी ही चीजें सोशली अनएक्सेप्टेबल मानी जाएंगी। तो आप क्या करते हैं? आप सर्जन बन जाते हैं। अब सर्जन बन के आप खूब फ्लैश और ब्लड के साथ खेल सकते हैं और ये सब सोशली एक्सेप्टेबल भी है। दिस इज सब्लिमेशन। एंटिसिपेशन, प्रिपेयरिंग इन एडवांस फॉर एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। आप पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो गई और आपको घर वापस जाना है, आपको पता है आपके फादर आपको डांटेंगे, तो आप पहले से प्लान बनाते हैं। अगर पापा ने ये बोला तो मैं ये जवाब दे दूंगा, और कहीं उन्होंने ये वाली बात बोल दी तो मैं इस वाली बात से उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। ये है एंटिसिपेशन। आप प्रिपेयर करते हैं, एडवांस में प्रिपेयर करते हैं किसी खराब सिचुएशन से बचने के लिए। इनफैक्ट आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको भी हम एंटिसिपेशन कह सकते हैं कि एग्जाम खराब ना चला जाए, सिलेक्शन ना हो, इससे बचने के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं वो भी एंटिसिपेशन है। ह्यूमर, यूज ऑफ कॉमेडी टू डील विद द अनप्लेजेंट सिचुएशन। आप वाइवा देने जाते हैं, वाइवा रूम में इंटरनल और एक्सटर्नल मिलकर आपको बेइज्जत करते हैं, आप बहुत इंसल्टेड फील करते हैं, आप वाइवा रूम से बाहर आते हैं, बाहर आके आप अपने दोस्त को देखते हैं और आप दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। बेसिकली आपने कॉमेडी का इस्तेमाल किया एक अनप्लेजेंट सिचुएशन आपकी इंसल्ट को छुपाने के लिए। ये एक मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है और ये भी मेडिकल कॉलेज से पूरा चलता है। एल्ट्रुइज्म, यूज ऑफ अ सोशल कॉज टू डील विद योर ओन इमोशंस। एक फादर ड्रंक स्टेट में गाड़ी चला रहे थे, पैसेंजर सीट पे उनके छोटे बेटे बैठे हुए थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और छोटे बेटे की डेथ हो गई। अब इस फादर ने एक सोशल कॉज शुरू किया, एक सोशल मूवमेंट शुरू की, जहां पे वो जाके लोगों को ड्रंक ड्राइविंग के नुकसान के बारे में बताते हैं। ऐसा लगता है कि ये कुछ सोशल काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये अपनी गिल्ट को हैंडल कर रहे हैं। और लास्ट में आता है सप्रेशन, जो कि अकेला कॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब हम ये जानबूझ के यूज करते हैं, इट्स अ वॉलंटरी डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करके बहुत थक चुके हैं और आप बोलते हैं कि अगले 24 घंटे के लिए मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि मेरा कोई एंट्रेंस एग्जाम आ भी रहा है।
अब कहने के लिए आप भूल गए उस बात को, यू हैव फॉरगॉटन अ फैक्ट, लेकिन वो आपके दिमाग में पीछे तो है ही, ये है सप्रेशन, राइट। आप बोलते हैं कि मैं 24 घंटे के लिए किसी चीज को याद रखूंगा, जानबूझ के आप कुछ भूल जाते हैं, कहने के लिए भूल जाते हैं, वो आपके पास तो है ही, तो ये है सप्रेशन। तो ये हुए आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट चैप्टर, मिसलेनियस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं ईसीटी से, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। नाउ ईसीटी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या फिर मॉडिफाइड। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दो डिफरेंस होते हैं। मॉडिफाइड ईसीटी में एनेस्थीसिया दिया जाता है और मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं। डायरेक्ट ईसीटी में दोनों ही चीजें नहीं दी जाती हैं। आपने मूवीज में देखा होगा ना, दिखाते हैं ईसीटी पे एकदम पेशेंट को सीजर्स हो रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट ईसीटी में होता था। अब तो मसल रिलैक्सेंट देते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। पहले जब डायरेक्ट ईसीटी दी जाती थी तो कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते थे या फिर डिस्लोकेशन हो जाती थी खुद की, तो ये सब दिक्कतें होती थी, इसलिए हटा दिया गया। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द एनेस्थेटिक ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईसीटीज? बेस्ट आंसर है मिथोहेक्सिटल। अगर एग्जाम में मिथोहेक्सिटल का ऑप्शन नहीं है तो आप थायोपेंटल और प्रोपोफॉल भी दे सकते हो। मसल रिलैक्सेंट कौन सा देते हो? ये भी एग्जाम में आ चुका है, सक्सिनाइल कोलिन। ये याद रखिएगा, सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। ईसीटी जब बनाई गई थी तो स्टार्टिंग में प्राइमरली स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती थी, लेकिन अब हमारे पास, अच्छा इसके अलावा एट्रोपिन भी दिए जाते हैं ताकि सिक्रीशंस कम हो जाए। जब बनाया गया था तो ईसीटी को स्किज़ोफ्रेनिया के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल प्राइमरली हम लोग डिप्रेशन में यूज करते हैं। इतनी सारी एंटीसाइकोटिक्स आ चुकी हैं जो कि कितनी इफेक्टिव है, इसलिए ईसीटी की जरूरत पड़ती नहीं आमतौर पर। अभी भी ईसीटी को यूज आप कर सकते हो स्किज़ोफ्रेनिया में, कुछ केसेस में यूज की भी जाती है जब मेडिकेशन काम नहीं करती हैं, बट बहुत रेयर हो गया है। डिप्रेशन हमने पढ़ा था, डिप्रेशन विद सुसाइड रिस्क, सबसे ज्यादा क्लियर कट इंडिकेशन जो है ईसीटी का वो डिप्रेशन विद सुसाइड रिस्क ही है, क्योंकि ईसीटी इमीडिएटली काम करती है। अभी भी सबसे इफेक्टिव एंटी डिप्रेशन कुछ है तो वो ईसीटी ही है। इसके अलावा मान लीजिए डिप्रेशन विद स्टुपर है, अगेन आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप ईसीटी यूज करते हैं। और कैटाटोनिया में भी यूज करते हैं। वैसे भी अगर स्टुपर का सिम्टम आ रहा है तो कैटाटोनिया ही हो गया, तो कैटाटोनिया, चाहे कैटाटोनिया डिप्रेशन के साथ हो या स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हो, कैटाटोनिया में भी ईसीटी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। कैटाटोनिया के पेशेंट्स में आइविलोराज़ेपाम और ईसीटी आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ठीक है, ईसीटी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है आपका रेट्रोग्रेड एमनीसिया। एंटीरोग्रेड भी हो सकता है बट रेट्रोग्रेड ज्यादा कॉमन होता है। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, रिकवरी 1 से 6 महीने में हो जाती है। इसके अलावा जब डायरेक्ट ईसीटीज होती थी तो ये फ्रैक्चर्स, मसल एक, टूथ डिस्लोकेशन ये सब होता था। इनडायरेक्ट में रेयरली होता है, हेडेक हो सकता है, बहुत रेयरली डिलीरियम हो सकता है। ईसीटी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ये एग्जाम में कई बार आता है, याद रखिएगा, रेट्रोग्रेड एमनीसिया। और बात करते हैं एमएससी की, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में इंडिया में एक नया एक्ट आया था। अब साइकेट्री के जो पेशेंट्स हैं, मेंटली जो पेशेंट्स हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा और उनके राइट्स क्या हैं, ये आपका जो एक्ट डिटरमाइन करता है वो है एमएचसीए 2017। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं जिसको हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है इसमें से एडवांस डायरेक्टिव, नाम में ही है एडवांस डायरेक्टिव। आप पहले से ही डायरेक्टिव दे सकते हो कि अगर कल को आपको कोई साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है और साइकेट्रिक इलनेस होने की वजह से आपकी जो कैपेबिलिटी है टू टेक मेंटल हेल्थ केयर डिसीजंस वो इंपेयर हो जाती है। आपको साइकेट्रिक इलनेस हुई जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ केयर के डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे हैं, उस केस में आपका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो आप पहले से ही बता के लिख सकते, दे सकते हो और अपलोड कर सकते हो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। इसको कहते हैं एडवांस डायरेक्टिव। जैसे मैं आज लिख के दे दूं कि अगर कल को मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और स्किज़ोफ्रेनिया होने की वजह से मेंटल हेल्थ केयर के डिसीजंस मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो आप मुझे एडमिट कर सकते हैं, आप मुझे लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स भी दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे ईसीटी नहीं दे सकते। ये लिख के मैंने दे दिया। अब मान लो 5 साल बाद मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और मेरा स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से डॉक्टर को लगा कि मेरी मेंटल हेल्थ केयर की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, तो मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा? उस पर्चे के बेसिस पे जो मैंने आज लिख के दिया है, वो डॉक्टर मुझे एडमिट कर सकते हैं, वो मुझे लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं, बट वो मुझे ईसीटी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा मैंने अपने एडवांस डायरेक्टिव में लिखा हुआ है। तो ये होता है एडवांस डायरेक्टिव। एक और प्रोविजन है नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव का। मतलब मैं बोल सकता हूँ आज कि अगर कल को मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या कोई मेंटल इलनेस हो गई जिसकी वजह से मुझे मेंटल हेल्थ केयर की डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, तो एक ही इंसान है, मेरी वाइफ है, जो कि मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी, तो मेरी वाइफ बन गई नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। और क्या किया एमएससीए में? डायरेक्ट ईसीटीज को बैन कर दिया, बच्चों में ईसीटीज को कंप्लीटली बैन कर दिया। बच्चों में आप इनडायरेक्ट ईसीटी भी नहीं दे सकते, और साइको सर्जरी को भी बैन कर दिया। साइको सर्जरी वैसे भी कोई करता नहीं था, लेकिन एक ये क्लॉज दे दिया कि मान लीजिए आपको लगता है कि ईसीटी देना जरूरी है बच्चे में, एक 16 साल का बच्चा है जिसको कैटाटोनिया हो रखा है, लोराज़ेपाम से इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, अब ईसीटी आपको देना है, तो वैसे तो बैंड है, अपने आप से डॉक्टर नहीं दे सकते, लेकिन वो एक बोर्ड को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसको मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड कहा जाता है। आपने एप्लीकेशन दी कि भाई इसके लिए जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग है, और अगर उस बोर्ड ने आपको अलाउ कर दिया तो फिर आप दे सकते हो। सेम गोज फॉर साइको सर्जरी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बोर्ड में मोस्टली डॉक्टर्स हैं भी नहीं,
नॉन मेडिकोस आपको बताएंगे कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है और कैसे नहीं करना। और एक और चीज़ है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड। सेक्शन 309 आईपीसी कहता है कि अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो बच गया तो उसको जेल में डाल दीजिए। एमएससीए ने एक अच्छा काम किया, इन्होंने बोला कि अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो आप ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो मेंटल स्ट्रेस में है, बहुत मेजर डिस्ट्रेस में है, और आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। सो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड वाज वन गुड थिंग दैट एमएचसीए अचीव। तो दिस इज अबाउट साइकियाट्री स्टूडेंट्स। आई थिंक कुछ घंटे का जो हमने पढ़ा है इट शुड बी सफिशिएंट, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए, और ऑल द बेस्ट।